नमस्कार दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री का हस्ताक्षर आनंद सिंह मैं आज आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं अपने मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत के साथ। आज पीछे स्लाइड पर आप एक चेहरा देख रहे हैं। चेहरा चिरपरिचित है आपसे। इनका वास्तविक नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। प्यार से इन्हें हम बापू कहते हैं और देश में इनकी जो उपाधि है वो राष्ट्रपिता की। महात्मा गांधी को जब पढ़ाना होता है या महात्मा गांधी के विषय में जब पढ़ना होता है तो वो सिर्फ पढ़ाने या पढ़ने की सीमाओं से परे हो जाता है। यहाँ पर कोई भावुकता का मेला नहीं सजाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगा कि महात्मा गांधी के विषय में जितना हम जान सकें, पहचान सकें, उनको पढ़ सकें, उनको समझ सकें तो बेहतर होंगे। क्योंकि जिन महात्मा गांधी के बारे में व्हाट्सएप, फेसबुक और आपके लोक मुख से आप जो भी सुनते हो, उन महात्मा गांधी के विषय में अगर आप गंभीरता से सही दिशा में अगर आप पढ़ेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं कि गांधी हमारे जीवन में आज भी हर एक चीज में शामिल है। आप सुबह से लेकर शाम तक कई ऐसे विचार सोचते हैं जो कि गांधीवाद के ही चेहरे हैं, ये आपको ही नहीं पता है। गांधीवाद कोई एक विचारधारा नहीं, गांधीवाद एक आचरण शैली है जो कि महात्मा गांधी अपने पीछे विरासत में छोड़ के गए थे। महात्मा गांधी को जब आप पढ़ते हैं वर्तमान भारत में तो बहुत सारी विचारधाराएं हैं महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए। यानी अगर इतिहास में जाकर हमें गांधी को समझना हो तो कोई एक दिशा है ही नहीं कि उस एक दिशा से हम गांधी को संपूर्ण या परिपूर्ण रूप से जान सकें। गांधी के विषय में इतिहास की हर एक विचारधारा, हर एक स्कूल ने अपने अपने विचार रखे हैं और सबने अपने अपने आप से गांधी का मूल्यांकन किया। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि गांधी का मूल्यांकन करते समय या गांधी को पढ़ते समय आप किस एक विचारधारा की दिशा में नाव लेकर निकल पड़े। महात्मा गांधी, जिनके बारे में मैं कह सकता हूं कि दुनिया भर के 100 से अधिक देशों के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में उनके चलाए गए आंदोलन, उनकी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक विचारधारा पर किया जा रहा अध्ययन ही उन्हें यह बताता है कि महात्मा गांधी कितने प्रासंगिक और कितने चर्चित राजनेता हैं। वैसे तो यूरोप में, ब्रिटेन में, आपके अमेरिका में बहुत सारे नेता, राजनेता हुए हैं, लेकिन गांधी की प्रासंगिकता यह थी कि गांधी उस भारत देश से आते थे जिसकी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संरचना इन देशों से काफी अलग थी, काफी जटिल थी। यूरोप के नेताओं में हम ये देख सकते हैं कि उनमें एक सामाजिक, राजनीतिक एकता थी, तो बहुत लोगों से कनेक्ट होने में उनको उतना समय नहीं लगा। परंतु गांधी एक ऐसे देश से बिलोंग करते थे जहां पर 100 किलोमीटर पे आपको भाषाएं, बोलियां, संस्कृति, परंपराएं, मान्यताएं बदलती दिखाई पड़ती। और ऐसे में पूरे के पूरे भारत को एक आंदोलन में शामिल कर लेना, पूरे के पूरे भारत को एक भारत बना देना, ये विशिष्टता गांधी से पहले भारत में किसी में नहीं थी। इसीलिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे प्रासंगिक, सबसे चर्चित जो है नेता बन जाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहले हम पढ़ते हैं उदार युग, फिर हम पढ़ते हैं उग्र युद्ध, और इसके बाद हम ये नहीं पढ़ते कि गांधीवादी युग, सीधा बोलते हैं गांधी युग, क्योंकि इस समय का राष्ट्रीय आंदोलन पूरी तरह से महात्मा गांधी से और उनके विचारों से प्रेरित था। बहुत लंबा नहीं करते हुए मैं आपको तो सबसे पहले तो ये बताता हूं कि महात्मा गांधी को आप कितने तरीकों से जान सकते हैं, ठीक है, और महात्मा गांधी को इतिहास के अलग अलग स्कूल्स कैसे उनकी व्याख्या करते हैं। जैसे महात्मा गांधी की अगर मैं बात करूं आपसे, ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं महात्मा गांधी के विषय में कि महात्मा गांधी कौन थे या महात्मा गांधी क्या थे, तो वो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, जब मैं बात गांधी की करूंगा तो सिर्फ गांधी को समझने या पढ़ने के लिए आपको बहुत सारी राजनीतिक जो है, ये बहुत सारे हिस्टोरिक स्कूल्स आपको दिखाई पड़ते हैं। जैसे गांधी को पढ़ते हैं हम अपने एक राष्ट्रवादी स्कूल ऑफ हिस्ट्री से, नेशनल स्कूल ऑफ हिस्ट्री, जिसमें उसको गांधी को हम उनके एक नेशनलिस्ट अप्रोच से देखते हैं। गांधी को समझने के लिए एक साम्राज्यवादी विचारधारा भी है। साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने भी गांधी के बारे में काफी कुछ कहा है, ठीक है। गांधी के विषय में चर्चा आपके ये कह सकता हूं कि समाजवादी यानी मार्क्सिस्ट या आपके सोशलिस्ट इतिहासकार भी काफी कुछ कहते हैं। उनकी भी अपनी कई बातचीत हैं जो गांधी के बारे में निकल के आती हैं। और गांधी को पढ़ने में एक जो आज के समय से, या ये कह सकता हूं कि आज जिस दिशा से इतिहास पढ़ा जाता है उसे सबल्टन कहते हैं, ठीक है। तो मात्र गांधी को अगर आपको सिर्फ समझना हो तो आपको कई राजनीतिक विचारधाराओं से होकर गुजरना पड़ेगा, और हर एक प्रत्येक राजनीतिक विचारधारा गांधी के व्यक्तित्व के एक अलग आयाम को आपको जो है दिखाई पड़ेगी या दिखाता है। जैसे राष्ट्रवादी इतिहासकार के तौर पर अगर हम देखें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे बड़े नेता, राष्ट्रवाद और भारत को एक करने वाले सबसे बड़े नायक के रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो ये एक ऐसी विचारधारा है जो कि राष्ट्रवादी इतिहासकार आपके सामने रखते हैं। यदि साम्राज्यवादी इतिहासकारों की बात करें तो साम्राज्यवादी इतिहासकारों के अनुसार महात्मा गांधी एक महात्मा या आपके कोई महापुरुष न होकर एक खाटी पॉलिटिशियंस थे। साम्राज्यवादी इतिहासकारों का सीधा सीधा ये आरोप है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के भीतर उनकी जो लॉबी थी बड़ी स्ट्रांग थी, और कांग्रेस के छोटे बड़े पदों पर गांधी के शुभचिंतक, यही कह सकता हूं कि गांधी के जो आपके फॉलोअर्स रहे हैं उनका दबदबा था। इसीलिए महात्मा गांधी कांग्रेस के बाहर रहकर भी अपने सारे के सारे निर्णय कांग्रेस में अनुपालन करवा लेते थे या उस पर जो है सहमति बनवा लेते थे। तो यहाँ पर राष्ट्रवादी इतिहासकारों का
अलग मानना है और ये जो मैंने आपको अभी अप्रोच बताई है आपके साम्राज्यवादी इतिहासकारों के अप्रोच है। समाजवादी इतिहासकार भी महात्मा गांधी का मूल्यांकन अपने अपने तरह से करते हैं। उनमें से यदि साम्यवादी चले जाते हैं तो महात्मा गांधी के धर्म से संबंधित विचारों की आलोचना करते हैं। समाजवादी विचारों की अगर बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने जिस प्रकार से कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग और जिस प्रकार से आपके एक व्यक्ति को आपके केंद्र में रखा, चाहे वो राजनीति हो, चाहे धर्म हो, चाहे वो सत्ता हो, तो उस प्रकार से जो है समाजवादी इतिहासकार भी इनसे कुछ मायनों में संतुष्ट और कुछ मायनों में असंतुष्ट नजर आते हैं। पर इतिहास को पढ़ने की जो सबसे पॉपुलर ब्रांच है वो है सबल्टन, जिसमें किसी भी व्यक्ति का एकदम निर्शीर मूल्यांकन किया जाता है। ना तो उससे ओतप्रोत होकर कुछ लिखा जाता है और ना ही उसके प्रति अति आलोचना के भाव से कुछ लिखा जाता है। यानी जो बात जैसी है वैसी दिखाने का ही एक कोशिश है इतिहास की सबल्टन थ्योरी। और इसके अलावा सिर्फ नायकों को नहीं पूछते हैं, ये उन नायकों को भी पूछते हैं जिनको इतिहास में जगह नहीं मिली। तो देखिए, सिर्फ गांधी को पढ़ने के लिए जो है आपके सिर्फ इतने स्कूल्स आपको अलग अलग ढंग से गांधी के बारे में बताते हैं। और उसके बाद आजकल का जो ट्रेंडिंग स्कूल है, गांधी को आजकल आप यहां से भी काफी ज्यादा पढ़ते हैं और है वो है व्हाट्सएप, फेसबुक और प्रोपेगेंडा, है ना। ये स्कूल भी आजकल काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है और ये स्कूल इसलिए काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है क्योंकि इसकी पढ़ाई करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की योग्यता की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपने फोन में 2 GB डाटा रिचार्ज करना है। उसके बाद गांधी के प्रति जो भी जहर फैलाया जा सकता है, उस गांधी के प्रति फैलाया जा रहा जहर को आपको बस स्वीकारना है। तो ये भी एक स्कूल जो है बड़ा पॉपुलर है, जो गांधी के बारे में बहुत सारी बातें कहता है। लेकिन मेरा आपका जो उद्देश्य है इस गांधी जो पाठ्यक्रम हमने शुरू किया है, जो चैप्टर में शुरू किया, उसमें गांधी के बारे में ना केवल सिर्फ आपको बताना जो आपके परीक्षोपयोगी रहे, आपके मानसिकता को बदलने का प्रयास भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ कर सकूं। गांधी के विषय में जो भी मैं जो कुछ जानता हूं बेहतर ढंग से आपको बता सकूं, ताकि आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अगर सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी दिखाई पड़ते हैं तो मैं आपको जस्टिफाई कर सकूं कि वो दूसरों से किन मायनों में अलग थे और सच में महात्मा गांधी किन मायनों में अलग बन जाते हैं कि भारत छोड़िए आपके कई वैश्विक नेताओं में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि वो महात्मा गांधी के वैचारिक जो है आपकी प्रतिभा के स्तर पर कोई मुकाबला भी कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि महात्मा गांधी के सिर्फ विषय में समझने के लिए इतनी सारी अप्रोचेस है। महात्मा गांधी को हम एक दिन में नहीं खत्म करेंगे, चूंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। तो रोज के रोज जब मैं आपको महात्मा गांधी के बारे में या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी घटनाओं के बारे में जो कुछ बता रहा हूँ तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके महात्मा गांधी की विचारधाराओं के विषय में मैं आपको बताता रहूंगा कि उनका ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या था, सर्वोदय उनकी योजना क्या थी, ग्रामोद्योग के विषय में उनके क्या विचार थे, औद्योगिकरण के विषय में उनके क्या विचार थे, राजनीति में सत्ता पर उनके क्या विचार थे, धर्म के प्रति उनके क्या विचार थे, दलितों के प्रति उनके क्या विचार थे। ये सब एक दिन में अगर बताऊंगा तो तुम वीडियो में मुझे एकदम गुड नाइट बोलने के वाले फेज में आ जाओगे। और मैं चाहता हूं कि तुम्हें गांधी को बिल्कुल व्यवहारिक ढंग से बताऊं, कोई आदर्शवादी बातचीत, बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल ढंग से। ठीक है कि नहीं। तो गांधी के बारे में जब हम प्रैक्टिकल बात, तो चलिए गांधी के बारे में इतना कुछ बेहतरीन जानने से पहले हम गांधी के अपने कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं गांधी के जीवन से जुड़े। जैसे अगर मैं गांधी के बारे में अगर बात करूंगा तो महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े कुछ बेसिक फैक्ट जान लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में भी जो है गांधी काम आए। जीवन में काम आएंगे नहीं आएंगे ये तो क्लास के बाद पता चलेगा। महात्मा गांधी की अगर हम आरंभिक जीवन की अगर हम बात कर लेते हैं तो लिखना क्या है मैं आपको बताता चला जाता हूँ। महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। ठीक है, करमचंद गांधी के विषय में अगर मैं बताऊं आपको तो ये आपके कई रियासतों के दीवान रहे हैं। जैसे आपके मैं बताऊं पोरबंदर रियासत के दीवान रहे हैं, इसके बाद ये बड़ौदा रियासत में भी पहुंचते हैं और वांकानेर रियासत भी जो है उसके भी दीवान रहे हैं। दीवान मतलब जो राजस्व वसूली का काम करते हैं। तो चाहे आपके पोरबंदर रियासत हो, बड़ौदा की रियासत हो या वांकानेर की रियासत हो, इन रियासतों के दीवान के हैसियत से ये आप समझ सकते हैं कि करमचंद गांधी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। आपके बाकायदा एक समृद्ध परिवार के व्यक्ति थे। ठीक है कि नहीं। करमचंद गांधी ने कई विवाह किए थे, संभवतः 3 या 4 विवाह किए होंगे। उनमें से एक आपके जो पत्नी थी उनकी पुतली बाई, उन्हीं की औलाद थे ये मोहनदास। ठीक है, तो पिता का नाम इनके करमचंद गांधी है और उन्हीं से इनका जो जन्म होता है तो वो जन्म कब होता है कुछ बताने की विशेष आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 को होता है। जन्म इनका कब होता है 2 अक्टूबर 1869 को। और इनका जन्म होता कहां पर है, इनके मूल स्थान पोरबंदर में। कहां होता है, पोरबंदर में। कहते हैं कि जब इनका जन्म भी हुआ था तो वो साल भी कोई आम नहीं था। उस साल को भी जो है हम आम सालों में गिन नहीं सकते, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म उस समय हो रहा था जब 1869 में आपके भूमध्य सागर को अरब सागर से जोड़ने के लिए सुएज नहर का निर्माण कर रहे थे। महात्मा गांधी का जन्म ये उस समय हुआ था जब थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने पहले आविष्कार को पेटेंट करा लिया था। ठीक, महात्मा गांधी का जन्म उस समय हुआ था जब आप ये समझ सकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट के जन्म की शताब्दी मनाई जा रही थी। महात्मा गांधी का जन्म उस समय हुआ था जब आपके कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल को प्रकाशित हुए अभी कुछ ही समय हुआ था। यानी एक बड़े शानदार समय में आपके भारत में एक महान जननायक की जो है जननायक का जन्म हम होते हुए देख रहे हैं। ठीक, पिता का नाम इनके करमचंद गांधी था, मैंने आपको पहले बताया है। तो पिता इनके कौन बन जाते हैं, करमचंद गांधी। जबकि माता कौन बनती हैं, माता थी इनकी पुतली बाई।
महात्मा गांधी की जो अपनी आत्मकथा है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। महात्मा गांधी ने जो अपने स्वयं के जीवन के विषय में जो सब कुछ लिखा है, सारे प्रसंग लिखे हैं, उस किताब का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। यानी आप इसमें देखेंगे कि अगर इसका हिंदी अनुवाद देखा जाए तो सत्य के मेरे अनुप्रयोग, इसका हिंदी ट्रांसलेशन। इसमें महात्मा गांधी ने अपने जीवन और जीवन से जुड़े लोगों के बारे में बिल्कुल ब्लंट होकर बोला है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट होकर बोला है। आज महात्मा गांधी के विषय में कई लोग आलोचनात्मक ढंग से कई बातें करते हैं। मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी की आलोचना के लिए 10 में से 5 बिंदु खुद महात्मा गांधी ही देते हैं। वो इतने ऑनेस्ट होकर अपने बारे में हर एक बात कहते हैं। जीवन के जिन काले रहस्यों को हम एक दूसरे से कहते नहीं, महात्मा गांधी उसको एक किताब में लिख रहे हैं जिसको लाखों लोग, करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं, और बड़ा ब्लंट होकर अपने आप को शुरू से ही कोई महान आत्मा, जैसा कि जननायकों की कहानियां होती हैं, तो उस एक आदर्श जननायक से अलग महात्मा गांधी अपनी सारी की सारी चारित्रिक, शारीरिक, सामाजिक जिस भी प्रकार की बुराइयां हैं उसको सहज भाव से स्वीकार करते हुए हमारे सामने रखते हैं। यानी गांधी की आलोचना अगर होती है तो उनमें से 10 में से 5 पॉइंट खुद गांधी बता रहे हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो अपने विषय में या अपने कुछ जीवन के सबसे, जो है ये कह सकता हूं कि सेंसिटिव यानी संवेदनशील विषयों पर भी इतना ब्लंट होकर बोले। महात्मा गांधी की ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे क्योंकि जब महात्मा गांधी का मैंने जिक्र किया तो मैंने आपको बताया कि इनके पिता की लगभग 4 पत्नियां थी या 3 पत्नियां थी, उनमें से एक थी पुतलीबाई, और उनसे महात्मा गांधी का जन्म हुआ। तो इस विषय पर महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में लिखते हैं कि शायद मेरे पिता आवश्यकता से अधिक विषयासक्त रहे होंगे। ये महात्मा गांधी अपने बारे में हो या अपने से जुड़े लोगों के बारे में हो, मूल्यांकन उनका बिल्कुल बिल्कुल 100% सत्य पर करते थे। ठीक है। शुरुआती इनकी जो एजुकेशन है वो आपके क्या देखेंगे कि भाई शुरुआती एजुकेशन इनके वहीं आपके कुछ समय पोरबंदर में होती है, और पोरबंदर में कुछ समय तक इनकी जो है एजुकेशन होने के बाद जो है बाकायदा इनको राजकोट भेजा जाता है। राजकोट में इनकी आरंभिक जो है शिक्षा होती है। ये मान लीजिए कि 1883 के आसपास जो है इनका विवाह आपके कस्तूरबाई माकन से हो जाता है। तो 1883 के आसपास जब ये लगभग 13 या 14 वर्ष के रहे होंगे तब इनका विवाह जो है किससे हो जाता है? कस्तूरबा से। कस्तूरबा और गांधी की उम्र के विषय में कुछ किताबों के सोर्सेज जो है कुछ अलग बातें कहते हैं और कुछ किताबों के सोर्सेज जो है वो कुछ अलग बातें कहते हैं। ठीक है। गांधी के विषय में जो बोले गए सोर्सेज हैं उनमें अगर देखा जाए तो गांधी के विषय में जो सोर्सेज कहते हैं कि गांधी और कस्तूरबा की उम्र लगभग लगभग सेम थी, और कुछ किताबों का यह कहना है कि गांधी की और कस्तूरबा की उम्र में 6 महीने का फर्क भी था। हालांकि ये कोई विवाद का प्रश्न नहीं है, कमीशंस ने इस पर प्रश्न पूछे भी हैं, तो कमीशंस ने कई बार एक्सेप्ट किया है कि गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा के मध्य 6 महीने का गैप भी था। बट कई बेहतर किताबें, जैसे अगर मैं एस के पांडे किताब का रेफरेंस दूं, आधुनिक भारत की जो एस के पांडे जी द्वारा लिखी गई किताब है, या आपके सौरभ चौबे जी द्वारा जो दिए गए आपके सोल्यूशंस हैं, उनमें अगर मैं देखूंगा तो महात्मा गांधी और कस्तूरबा के बीच में किसी भी प्रकार के उम्र का कोई गैप नहीं बताया गया। ठीक है। तो कस्तूरबा से इनका विवाह होता है, और कस्तूरबा से विवाह के बाद भी जो है आपके महात्मा गांधी अपनी शिक्षा जारी रखते हैं। और फिर क्या होता है कि एक ऐसा क्षण भी आता है जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। अपने पिता की मृत्यु के संदर्भ में भी इन्होंने सत्य के मेरे अनुप्रयोग में काफी कुछ लिखा है। अगर मैं उसको कहना पड़े या बताना पड़े तो आप ये समझ लीजिए कि माता पिता की जब इनके स्वास्थ्य खराब था तो अक्सर इनको देखभाल करनी होती थी। गांधी की उम्र उस समय कोई बहुत नहीं थी, एक 15-16 साल के वर्ष के एक टीनेजर थे महात्मा गांधी। बहुत अधिक कोई आध्यात्मिक इनका या ये कह सकता हूँ सामाजिक परिवर्तन नहीं हो चुका था या विकास भी नहीं हो चुका था। तो अक्सर क्या होता था कि दिन में ये ख्याल रखते थे, और फिर जब शाम को इनके आपके करमचंद गांधी जी के भाई जब आया करते थे तो वो क्या करते थे कि आपके उनकी देखभाल क्या करते थे। तो मृत्यु के संदर्भ में महात्मा गांधी स्वयं ये बात लिख रहे हैं कि जब महात्मा गांधी के पिता मृत्युशैया पर लेटे थे उस समय उनकी उम्र 15-16 साल थी, तो वो आपके गृहस्थ जीवन में व्यस्त थे कस्तूरबा जी के साथ। तो इस एक बात को बड़े सहज भाव ढंग से कहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि वो क्या कर रहे थे। और हमें भी स्वीकार करना चाहिए कि 15 या 16 वर्ष का एक बच्चा जो कि अभी मानसिक विकसित नहीं हुआ है, उसकी उम्र का आवेश है, तो उसमें उनका ये स्वीकार लेना बड़ी बात है कि ऐसे समय में भी वो आपके गृह जीवन में बिजी थे। तो इस चीज को लेकर भी आप आलोचनात्मक भी हो सकते हैं, इस चीज को लेकर आप उनको जज भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो व्यक्ति स्वयं ये बात हमें बता रहा है, इसलिए ये अवसर आया है कि हम उनके बारे में सोच सकें, अदरवाइज कौन कहता। खैर, होता क्या है फिर कि इनके पिता की मृत्यु होती है, सामाजिक दबाव आते हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां आती हैं, और उन सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए जब ये अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी कर लेते हैं तो फिर ये जाते हैं लंदन। कहाँ जाते हैं? ये इंग्लैंड जाते हैं, और इंग्लैंड जब जाते हैं तो आपके 4 सितंबर 1888 को इनका इंग्लैंड का प्रवास होता है। 4 सितंबर 1888 को ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं बाकायदा इंग्लैंड जाते हैं। और इंग्लैंड जाने का इनका प्रयोजन क्या है? इंग्लैंड जाने का इनका प्रयोजन ये है कि वहां पर ये LLB की डिग्री लेने गए हैं, यानी वकालत के लिए गए हैं, वकालत की डिग्री के लिए गए, वकालत करने नहीं गए। ठीक है। तो 1888 में जब आपके महात्मा गांधी वकालत के लिए जाते हैं तो वो प्रसंग बड़े रोचक हैं। महात्मा गांधी के पास चिंता करने के लिए 2 लोग थे। एक महात्मा गांधी की माता जी, जो कि बहुत ज्यादा सशंकित थी और चिंतित थी महात्मा गांधी के इस प्रवास पर,
और दूसरी उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा जी। दोनों के ही अपने अलग अलग मुद्दे थे। दोनों ने ही पश्चिम के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, तो उन धारणाओं से ग्रसित दोनों की दोनों महात्मा गांधी के इस प्रवास जाने को लेकर काफी ज्यादा आवश्यकता से अधिक चिंतित हो चुके थे। इनकी माता जी कहना था कि जो पश्चिम के लोग हैं वो मांस और मदिरा का सेवन करते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपको पथभ्रष्ट ना कर दे। तो महात्मा गांधी ने काफी ज्यादा कंसोल किया, उनको काफी ज्यादा समझाया। एक पत्नी होने के नाते कस्तूरबा की अपनी कुछ समस्याएं थी कि वहां पर स्त्रियां होती हैं और उनके साथ संपर्क या संबंध स्थापित हो जाते हैं और उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। तो कस्तूरबा की अपनी अलग इनसिक्योरिटी। तो ये दो बड़ी मजेदार बातें हैं जो कि अफ्रीका प्रवास के इंग्लैंड प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को फेस करनी पड़ी। तो अंततः महात्मा गांधी को ये, अभी तो फिलहाल उस समय तक तो महात्मा गांधी नहीं हुए, इस समय तक तो मोहनदास करमचंद गांधी ही हैं। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी को ये बकायदा अश्योर करना पड़ता है अपनी माता को, अपनी पत्नी को, कि मैं ना तो मांसाहार करूंगा और ना ही जो है क्या किसी के संपर्क में आऊंगा। तो जब दोनों लोग अश्योर किया जाता है, इसके बाद महात्मा गांधी इंग्लैंड प्रवास पर जाते हैं और इंग्लैंड प्रवास पर जाने पर महात्मा गांधी को अपनी माता की प्रतिज्ञा याद रहती, कई मौकों पर याद रहती, ठीक है। लगभग आपके 12 सेमेस्टर्स हुआ करते थे 3 वर्ष में, यानी हर साल में 4 सेमेस्टर्स होते थे और 12 सेमेस्टर्स महात्मा गांधी ने अपने बेहतर ढंग से निभाए। इस दौरान काफी कुछ किताबों का अध्ययन किया इन्होंने आपके इंग्लैंड प्रवास के दौरान गीता का अध्ययन किया, जो कि इनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आती है। इन्होंने अन्नाहार से जुड़ी कई विषयों का अध्ययन किया। देखिए, ऐसा था कि इंग्लैंड जब ये जाते थे तो इंग्लैंड में जाने पर समस्या ये होती थी, किसी भी प्रकार से इनको वेज यानी जो शाकाहारी भोजन है वो बड़ा मिलना मुश्किल हो जाता था। इंग्लैंड में शाकाहारी भोजन के समर्थन में कई लोग इनसे कई तर्क भी रखते थे कि भाई चलिए मौसम ऐसा है इसलिए शाकाहार, इसलिए मांसाहार। लेकिन इनको अपने माता को दी हुई प्रतिज्ञा याद रहती थी। खैर, जब एलएलबी की डिग्री इनकी कंप्लीट होती है, तो एलएलबी की डिग्री कंप्लीट होने के एक दिन पहले क्या होता है कि इनके पूरे के पूरे अपने क्लास के समूह के लोगों ने बाकायदा एक पार्टी रखी कि चलो भाई कल सब लोग अलग हो जाएंगे और आज एक पार्टी कर लेते हैं। तो उस पार्टी के दौरान सब यार दोस्त थे, उसमें महिलाएं भी शामिल थी, और ये सब जब एक ताश खेलने का जो प्रक्रिया चल रही थी, उस ताश खेलने की प्रक्रिया के दौरान, चूंकि युवा उम्र के हैं इसलिए मुझे बिल्कुल भी जजमेंटल होने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप भी बिल्कुल जजमेंटल मत होइए, क्यों? क्योंकि खुद यही महात्मा गांधी ही आपको ये सब बता रहे हैं। अगर ये ना बताते तो कौन बताता? कोई ना जानता। तो महात्मा गांधी ने उस एक जो है प्रसंग का भी जिक्र किया है कि भाई मजाक शुरू हुआ और मजाक चलते चलते वो मजाक अपनी सीमा से परे मजाक होने लगा, स्त्री पुरुष दोनों के मध्य। तो महात्मा गांधी भी उस समय तक काफी संवेदनशील अवस्था में थे। तो उस दौरान क्या होता है कि एक इनके मित्र ने इन्हें टोका कि गांधी आप पथ से भटक रहे हैं। तो एकदम से इनकी चेतना जागती है और ये क्या करते हैं कि वहां से चले जाते हैं। अब ये बात भी जिक्र महात्मा गांधी स्वयं कर रहे हैं। बहरहाल 10 जून को, यानी 10 जून 1891 को महात्मा गांधी क्या करते हैं, बैरिस्टर बन जाते हैं। इनकी डिग्री जो है कंप्लीट पूरी हो जाती है। 10 जून 1891 को महात्मा गांधी क्या बन जाते हैं, बैरिस्टर बन जाते हैं, ठीक है। और 11 जून 1891 को ये क्या करते हैं, इंग्लैंड हाई कोर्ट में एज अ बैरिस्टर रजिस्टर कराते हैं। इंग्लैंड हाई कोर्ट में ये क्या करते हैं, अपने आप को एज अ बैरिस्टर रजिस्टर कराते हैं। और 12 जून 1891 को महात्मा गांधी क्या करते हैं, इंग्लैंड से वापस भारत लौट आते हैं। देखिए, महात्मा गांधी का जो स्वभाव था वो काफी ज्यादा शर्मीला था, इंग्लिश के साथ ये सहज नहीं थे। और लंदन जाके, इंग्लैंड जाके खैर इनकी इंग्लिश में तो सहज पकड़ बन गई, परंतु आप क्या देखेंगे कि एक व्यवहारिक पक्ष की दिक्कत यह आ रही थी कि महात्मा गांधी एक अच्छे वक्ता नहीं थे प्रारंभिक दिनों में। समझिए इस बात को। महात्मा गांधी ने आपके बैरिस्टर शिप की इस डिग्री के लिए जब वो लंदन प्रवास पर थे तो बहुत कुछ प्रयास भी किया। बकायदा इन्होंने इंग्लिश सूट पहने, ठीक है। इंग्लिश सूट पहने की अगर मैं बात करूँ, देखिए एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, महात्मा गांधी बकायदा प्रॉपर सूटेड बूटेड से आपको दिखाई दे रहे हैं। और वही महात्मा गांधी आपको ठीक अपने जीवन के चरम पर कैसे दिखाई पड़ते हैं, ये दिखाई पड़ते हैं, ठीक। तो एक बड़ा परिवर्तन आप महात्मा गांधी के जीवन में देखते हैं। खैर, तो शुरुआती अगर हम मोहनदास करमचंद गांधी की बात करें तो बकायदा ये इन्होंने कई तरह से हर वेशभूषा सीखी। बकायदा यूरोपीय समाज में महिला और पुरुषों के बीच में जो है आपके म्यूजिक का इंटरेस्ट, इंग्लिश का इंटरेस्ट, फ्रेंच का इंटरेस्ट, बहुत सारी चीजें जो उस समय के युवा किया करते थे, महात्मा गांधी ने वो सारी की सारी जो है चीजें करने का प्रयास किया ताकि अपने भीतर की जो झिझक है, शर्म है, उसको थोड़ा सा, जो शाइनेस उसको थोड़ा सा कम कर सके। महात्मा गांधी ने यहाँ पर सैद्धांतिक तौर पर तो बैरिस्टर बन चुके हैं, लेकिन अभी व्यावहारिक तौर पर महात्मा गांधी का बैरिस्टर बनना बाकी था। मुंबई आकर ये आपके वकालत शुरू करते हैं, परंतु वही समस्याएं आपके इनके सामने निकल के आती हैं कि जिरह कैसे की जाए जज के सामने, या दावा अर्जी वगैरह कैसे तैयार की जाए। इन सब मामलों को लेकर महात्मा गांधी अभी भी काफी कच्चे थे। महात्मा गांधी जब आपके इस प्रवास के दौरान जब भारत आते हैं, तो यहाँ पर जब 1891 में महात्मा गांधी भारत आते हैं तो इनकी जो वकालत है कुछ बहुत अच्छी खासी चल नहीं रही थी। और जब वकालत कोई बहुत अच्छी खासी चलती इनको नहीं दिखेगी, तो ऐसे में क्या होता है कि ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होना शुरू होते हैं, थोड़ा सा जो है हताश निराश होना शुरू होते हैं। एक वकील बनने के जो आपके व्यवहारिक पक्ष थे उसमें कमजोर रहने की स्थिति में लगातार इनको काफी संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष के बाद जब इनको कोई विशेष उपलब्धि आपके बंबई में नहीं मिलती है,
तो ये अपने भाई के पास वापस राजकोट लौट जाते हैं, जहां पर ये दावा अर्जी वगैरह के दांवपेच सीखते हैं, जिरह वगैरह के जो है दांवपेच वहां सीखेंगे। महात्मा गांधी का ये जो राजकोट प्रवास था, ये कोई बहुत शानदार प्रवास नहीं कह सकते, क्योंकि लंदन से वकील बनकर आए थे, इंग्लैंड से वकील बन के आए थे, और जब इंग्लैंड से कोई व्यक्ति वकील बन के आता है तो उस नाते इनसे उम्मीद भी बहुत अधिक की जाती है। तो यदि उम्मीद का अगर हम देखें, यदि हम ये बात करें कि भाई गांधी से क्या उम्मीद थी, तो उस हिसाब से महात्मा गांधी अभी तक कोई विशेष ख्याति हासिल नहीं कर पाए थे। इस कारण से क्या होता है कि फिर महात्मा गांधी को राजकोट वापस लौटना पड़ता है। राजकोट में मैंने बताया कि जैसा कि दावा अर्जी वगैरह सीख रहे हैं, इसी दौरान क्या होता है, आपके गुजराती मूल का एक अफ्रीकी व्यापारी था जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। क्या नाम था? दादा अब्दुल्ला। तो दादा अब्दुल्ला जो है किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है, और किसी व्यक्ति ने दादा अब्दुल्ला को मोहनदास करमचंद गांधी का नाम सुझाया। और दादा अब्दुल्ला को जब करमचंद गांधी का नाम सुझाया जाएगा, तो वो क्या करेंगे, अपने एक परिवारी गण व्यक्ति से एक पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहा है विवाद, जो कि साउथ अफ्रीका में चल रहा था, उससे संदर्भित विवाद में महात्मा गांधी को उन्होंने अपना वकील बनाने की इच्छा जाहिर की। अब अफ्रीका में भारतीय क्या कर रहे हैं, अफ्रीका में भारतीय कैसे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये क्या है, ये भी परिस्थिति देख लेते हैं। तो थोड़ा सा चलिए देख लेते हैं कि अफ्रीका में भारतीय कैसे लोग वहां पहुंचते हैं, और कैसे महात्मा गांधी का फिर वहां भारत जो है अफ्रीका पहुंचना होता है। अफ्रीका की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिए, अफ्रीका का नक्शा सिंबॉलिक, ठीक है। मैं इस महाद्वीप की बात करूं तो आप ये समझिए कि 1870 के दशक के बाद, है ना, 1870 के दशक के बाद से क्या होता है, आप क्या देखेंगे कि अफ्रीका में भारत से, आपके एशिया महाद्वीप में भारत से लगातार अफ्रीका की तरफ जो है मजदूरों का प्रवास शुरू होता है कि नहीं। और ये मजदूरों का प्रवास क्या स्वयं मजदूर नहीं जा रहे हैं, कई बार तो जबरन मजदूर भेजे गए, क्योंकि इंग्लैंड जिस प्रकार से भारत को एक उपनिवेश बना के रखता है, ठीक उसी प्रकार से इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को भी अपना एक उपनिवेश बना रखा है, ठीक है। जिस प्रकार से एक उपनिवेश आपके भारत था इंग्लैंड का, ठीक उसी प्रकार से एक उपनिवेश आपको दक्षिण अफ्रीका भी दिखाई दे रहा है। और यहां पर आपके भारत से जब मजदूर आते हैं, तो मजदूरों के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। मजदूरों के साथ क्या साइन किया जाता है? एक बकायदा जो है आपको एग्रीमेंट साइन किया जाता है कि आपको इतने समय के लिए वहां पर काम करना है और इतने समय बाद लौटना है। तो एग्रीमेंट साइन करने वाले मजदूरों को अक्सर बोल दिया जाता था गिरमिटिया मजदूर। क्या बोला जाता था? गिरमिटिया। अब बिहार के लोगों की इंग्लिश उस समय कितनी बेहतर हो सकती थी, जबकि इंग्लिश भारत में रूल करना ही अब शुरू कर चुके हैं। तो यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि बाकायदा आपके गिरमिटिया मजदूर शब्दों का मैं जो है आगे आपके प्रयोग करूंगा जब महात्मा गांधी अफ्रीका पहुंचते हैं, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर क्या आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि उसी गिरमिटिया मजदूरों के समूह में एक व्यक्ति था जो कि बाकायदा और थोड़ा सा अपर लेवल पे चला गया। तो इसी आपके दक्षिण अफ्रीका से एक व्यक्ति जिनका नाम क्या है, एक व्यापारी है जिनका नाम क्या है, दादा अब्दुल्ला। और इन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया अपने एक मुकदमे की पैरवी हेतु। महात्मा गांधी को इन्होंने क्या किया, एक मुकदमे की अपनी पैरवी हेतु बुलाया, जो कि इनके अपने स्वयं से परिवार का था और संपत्ति को लेकर एक विवाद था। तो महात्मा गांधी को लगा कि ये आय का अच्छा अवसर है, और आय के अच्छे अवसर से ज्यादा महात्मा गांधी को विदेश में जो नई दुनिया है उसको एक्सप्लोर करने की जो रुचि है वो ज्यादा अधिक थी। उनको लगा कि चलिए भाई, एक साल के लिए बुलाया जा रहा है, तो इस एक साल में हम साउथ अफ्रीका भी घूम लेंगे, देख भी लेंगे कैसे क्या लोग वहां के होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप अभी तक मैंने नहीं घूमा है। और दूसरा, एक इनकम भी अच्छी खासी मात्रा में हो जाएगी। जब उस अच्छी खासी मात्रा में इनकम हो जाएगी, तो ऐसे में क्या होता है कि महात्मा गांधी इसी उद्देश्य से क्या होता है, अप्रैल 1803 में, कब, अप्रैल 93 में महात्मा गांधी कहां रवाना हो जाते हैं? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका रवाना हो जाते हैं। महात्मा गांधी कहां रवाना हुए? साउथ अफ्रीका गए, ठीक। अब इस साउथ अफ्रीका में कैसे भारतीय या कैसे एशियाई मूल के लोगों को रखा जाता था, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं, ताकि ये समझ सके कि महात्मा गांधी को वहां पर जाते ही क्या फेस करना पड़ा, है कि नहीं। और जब महात्मा गांधी को वहीं पर जाके कई तरह की जब यातनाएं सहनी पड़ेंगी, तो उनकी अगर उन यातनाओं की अगर हम बात करें, तो उन यातनाओं में कई सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों का जो राज था, उसमें आपके जो वहां के दक्षिण अफ्रीका के जो मूल निवासी हैं उनकी अगर मैं बात कर लूं, या एशिया से गए जो लोग हैं मैं उनकी बात कर लूं, या आपके भारतीय लोग हैं मैं उनकी बात कर लूं, तो इनमें से किसी को भी जो है आपके साउथ अफ्रीका के इंग्लिश लोग सम्मान के साथ नहीं देखते थे, ठीक है। दादा अब्दुल्ला के बंगले के बगल में बाकायदा इनको जो है एक कमरा दिया जाता है, तो वहीं पर ही रहना शुरू करते हैं। और मुकदमे के पहले ही दिन इनका जो है एक शानदार जो है स्वागत किया जाता है रेसिज्म यानी रंगभेद की नीति के साथ। रंगभेद की नीति के साथ आपकी शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि महात्मा गांधी जब आपके जाते हैं अदालत में, तो पगड़ी पहन के जाते हैं। भारत में क्या रहता है कि जो भी थोड़ा सा समृद्ध और प्रभावशाली वर्ग का व्यक्ति रहता है, तो उसको सर खाली नहीं रखा जाता, सर पे कुछ ना कुछ पहनता है। और जो ब्रिटिश अदालतें थी, उसमें किसी भी व्यक्ति को आपके जज के सामने जो है क्या कहते हैं, अपने सर पे कुछ रखने की अनुमति नहीं थी। जब महात्मा गांधी का अपने इस जज से सबसे पहली बार सामना होता, तो जज ने इनसे स्पष्ट कहा कि भाई ये काम करिए, आप ये पगड़ी उतारिए। महात्मा गांधी ने इनकार कर दिया था।
और महात्मा गांधी ने जब इनकार कर दिया था तो ऐसे में क्या होता है कि आपके इस एक बात की चर्चा बड़े पूरे के पूरे साउथ अफ्रीका के उस नटाल नटाल प्रांत जहां पर ये गए थे काम करने, उस नटाल प्रांत में भी जो है आपके ये चीज आपको देखने को मिलती है। बड़ी चर्चा हुई इस बात की कि इंग्लैंड का पढ़ा हुआ वकील है, हिंदुस्तान का रहने वाला है और साउथ अफ्रीका में जब आया है तो जज ने महोदय ने उसको पगड़ी उतारने कहा बट उसने इनकार कर दिया। तो यहीं पर आप साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी का प्रयोजन क्या देख रहे हैं कि वो केवल 1 वर्ष दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने आए हैं, बट उनको नहीं मालूम था कि भाग्य उनको कहाँ लेकर आया। इसलिए कहते हैं कि भाग्य जो है कभी कभी गजब खेल खेलता है कि महात्मा गांधी जिनको भारत में सफलता नहीं मिली, उनको सफलता साउथ अफ्रीका में मिलती जाके, जहां के लिए उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। रंगभेद का ये उनका पहला अनुभव था जो कि उतना कटु नहीं था। एक बहुत शानदार अनुभव उनके साथ होता है एक रेलवे स्टेशन पर, इसके बारे में आप जानते भी हैं और कहानी भी मैं सुना देता हूं। महात्मा गांधी को इसी मुकदमे के सिलसिले में क्या होता है कि डरबन से प्रिटोरिया एक ट्रेन पकड़ते हैं। उन्होंने कहा से डरबन से प्रिटोरिया एक ट्रेन पकड़ी और चूंकि वो आपके एलिट सोसाइटी के वकील थे इसलिए इनका टिकट भी प्रथम श्रेणी का टिकट था। और उस समय आप ये समझिए कि प्रथम श्रेणी का टिकट केवल और केवल आपके अंग्रेजों को प्रयोग की अनुमति थी। आपके पास कितने पैसे हैं इस बात से फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। अगर आप एशियाई हैं, आप भारतीय हैं, आप अफ्रीकी हैं तो फर्स्ट क्लास में आप ट्रेवल नहीं कर सकते। ये उस समय का नियम था आपके साउथ अफ्रीका का। तो इन हालातों में क्या होता है, इन हालातों में आपको ये दिखाई पड़ेगा कि महात्मा गांधी इस विषय से बहुत ज्यादा परिचित नहीं थे। उनको एक एलिट क्लास की टिकट दी गई वकील के नाते, तो वो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। और डरबन से प्रिटोरिया जाते समय उनको बीच में ही एक बहुत ही एम्बेरसिंग मोमेंट सहना पड़ा। और वो एम्बेरसिंग मोमेंट आता है आपके जून 1893 में पीटरमारिट्सबर्ग में। कहां पर आता है? पीटरमारिट्सबर्ग में। ठीक है, पीटरमारिट्सबर्ग में वो घटना क्या होती है कि महात्मा गांधी को एक अंग्रेज ने ट्रेन से बाहर फेंक दिया। और जब पीटरमारिट्सबर्ग में जो आपकी ना ट्रेन से निकालने की घटना हुई थी, ट्रेन से निकालने की घटना यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती है। और जब ट्रेन से निकालने की घटना आपको दिखाई पड़ेगी तो ऐसे में आप क्या देखेंगे, ऐसे में आप कहानी ये देखेंगे कि महात्मा गांधी के लिए बहुत ऑफेंसिव बात चलती है। हालांकि उनको दिक्कत बहुत होती है ट्रेन से, जब वो निकाले गए तो उसके बाद जो है इनको बहुत कोई आसान नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जब ये ट्रेन से निकाले गए तो रात भर उसी स्टेशन में पड़े रहे और फिर अगली सुबह दूसरी ट्रेन से वो आगे पहुंचते हैं। और उस स्टेशन से उतर के जो आपके जो आपके प्रिटोरिया है, प्रिटोरिया तक इनको घोड़े पर जाना था। बट वहां पर भी इनको रंगभेद की नीति सहनी पड़ती है और वहां पर क्या होता है कि घोड़े पर इंडियंस को चढ़ना अलाउ नहीं था। ये महात्मा गांधी के लिए होने वाली एक नई चीज थी। ऐसा नहीं कि उन्होंने इंग्लैंड में फेस नहीं की होगी, बट ये कह सकता हूँ कि साउथ अफ्रीका में चूंकि उपनिवेश है, इंग्लैंड चूंकि एक मूल देश है, इसलिए वहां पर भले ऐसा ना प्रभाव रहा हो, लेकिन अपने उपनिवेशों में ये आपके निम्न तबके के लोगों को या जिनके ऊपर इन्होंने सत्ता स्थापित कर रखी उनको अंग्रेज ऐसे ही ट्रीट किया करते थे। ये एक बड़ी शानदार घटना थी जो उनके जीवन में घटी। उनको लगा कि चलो ठीक है, तुमने हमें गठरी बना के ट्रेन से बाहर फेंका, एक दिन हम तुमको बाहर फेंकेंगे। ये सब जोशीली बातें हैं, बट गांधी इस प्रकार के व्यक्ति थे ही नहीं। महात्मा गांधी के भीतर धीरे धीरे महात्मा गांधी जैसा एक चरित्र आना शुरू हो रहा है जिसमें अभी तक आपने ऐसा कोई परिवर्तन आते नहीं देखा। अभी तक भी महात्मा गांधी एक 22-23 साल के एक नौजवान है और बड़े सिंपल तरीके से जी रहे हैं। लेकिन पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन पर जो इनके साथ हादसा हुआ उसने क्या किया, इनको बहुत ज्यादा जो है परिवर्तन के लिए उत्साहित किया। प्रिटोरिया पहुंचकर इनकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है और वो व्यक्ति इनको भारत के नागरिकों का जिस प्रकार से रवैया साउथ अफ्रीका में है, जिस प्रकार से साउथ अफ्रीकी सरकार भारत के लोगों को जो है ट्रीट करती है, ये कह सकता हूँ कि ह्यूमिलिएट करती है, उसकी सारी जानकारी जब इन्हें पता चलती है तो इन्होंने ठानी कि ये जो व्यवस्था है मैं इसे बदल के रहूंगा, या जो व्यवस्था है इससे मैं खुश नहीं हूँ और मैं क्या करूंगा कि इसमें परिवर्तन करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को आप व्यक्ति न मानते हुए उससे क्या करें, इस प्रकार का भेदभाव करें। तो ऐसे में जब ये अपने राजनीतिक प्रयास शुरू करेंगे तो राजनीतिक प्रयास जो है किसी राजनीतिक संगठन से करेंगे। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया कि 22 मई 1894 को, कब? 22 मई 1894 को कहां रहते थे? 22 मई 1894 को इन्होंने स्थापना की आपके नटाल इंडियन कांग्रेस की। किसकी? नटाल इंडियन कांग्रेस की, जो कि आपके साउथ अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक संस्था बन जाती है। ठीक है, महात्मा गांधी का जो राजनीतिक विचारधारा का ये कह सकता हूं कि जो ग्रेजुएशन है वो यहीं पर होता है। शुरुआती तौर पर वो लंदन में जब वो वकील थे तो काफी कुछ चीजों का ज्ञान वो ले चुके थे, लेकिन यहां पर जब आपके आगे बढ़ते दिखाई पड़ेंगे तो महात्मा गांधी की विचारधारा का डेवलपमेंट यहीं पर दिखाई पड़ेगा। क्योंकि महात्मा गांधी ने जो सबसे ज्यादा आपके अध्ययन किया है वो यहीं पर आपके साउथ अफ्रीका प्रवास के दौरान किया है कि वो काफी ज्यादा अध्ययन में आपके इंगेज होते हैं। जैसे विचारधारा पर गांधी की अगर हम प्रभाव की बात करेंगे तो देखिए उसमें जो है आपके गीता, बाइबल और जो पॉपुलर प्रसिद्ध किताब है कुरान शरीफ। तो अगर धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो महात्मा गांधी पर इन धार्मिक ग्रंथों का प्रभाव काफी कुछ अच्छा दिखाई पड़ता है। इसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी के उपनिषद भी पढ़ा करते थे, है ना। थियोसॉफिकल सोसाइटी उसमें क्या कर रही थी, भारत के जो उपनिषद थे उनका अनुवाद करके उसको यूरोप में पहुंचा रही थी। तो उसके जो है आपके उपदेश वगैरह भी इनको काफी ज्यादा पसंद थे, उससे जुड़ी जो कहानियां हैं वो भी इनके विकास में एक बड़ी भूमिका निभाती दिखाई पड़ेगी। ठीक,
बट विचारधारा में जो कोर प्रभाव था, मैं उनके 3 व्यक्तियों के नाम लूंगा आपको। उनमें से एक थे थॉरो, उनमें से एक थे टॉल्स्टॉय, टॉल्स्टॉय, और तीसरे थे रस्किन, जेम्स रस्किन। जब अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी की पॉलिटिकल थ्योरी के पीछे 3 पिलर्स कौन से हैं, तो उनमें से तीनों पिलर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। थॉरे कौन है? थॉरो। थॉरो आपके अमेरिकी क्रांति में जो एक वैचारिक नेता थे, बड़े प्रसिद्ध नेता थे, और अमेरिकी क्रांति में इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। टॉल्स्टॉय की जो महात्मा गांधी की सबसे प्रमुख पुस्तक निकल के आती है, उसके व्हाट टू डू। व्हाट टू डू के अलावा जो है आपके और भी कई किताबें हैं, जैसे वॉर एंड पीस वगैरह भी आपको दिखाई पड़ेगी। व्हाट टू डू या आपके वॉर एंड पीस, है ना। ये कुछ ऐसी किताबें थी जो महात्मा गांधी को बेहद ज्यादा पसंद आती हैं आपके टॉल्स्टॉय की। ठीक। रस्किन की किताब थी आपके अनटू द लास्ट, जो कि इनकी सबसे प्रसिद्ध किताब में थी। ठीक है। तो रस्किन की किताब जो अनटू द लास्ट है, वो इनकी महात्मा गांधी की सबसे प्रसिद्ध किताब है। तो यहाँ पर आप महात्मा गांधी की विचारधारा के पीछे किनकी किनकी भूमिका थी वो देखना शुरू कर रहे हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो आपके उपदेश हुआ करते थे, किसके? वेदांत। वेदांतों से संबंधित जो आपके उपदेश इनको दिखाई पड़ रहे हैं, वो भी महात्मा गांधी को काफी प्रेरणा देने में सहायक रहते हैं। ठीक है। तो आपको महात्मा गांधी की यहाँ पर जो आपकी आरंभिक विचारधारा है, उसके डेवलपमेंट के कुछ पिलर्स आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। महात्मा गांधी लगातार सीखने वाले व्यक्तियों में से थे। उनका वैचारिक जो ग्रेजुएशन है, कह सकता हूँ कि कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। महात्मा गांधी लगातार एक्सपेरिमेंट और उससे मिले अनुभवों को सीखने में व्यस्त रहे। तो यहाँ पर आपके महात्मा गांधी की विचारधारा के 3 पिलर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, थॉरो, टॉल्स्टॉय और रस्किन। इसके अलावा अगर धार्मिक पक्ष की बात करें तो उन्होंने इसमें आपके गीता, कुरान और बाइबल तीनों का अध्ययन किया। और बाइबल में भी उन्होंने जो न्यू टेस्टामेंट है, उसका विशेष तौर पर अध्ययन किया, जो कि उनको काफी ज्यादा बेहतर लगती है। पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जो वो कुरान में पढ़ते हैं, तो उनकी जो आपके लीडरशिप स्किल्स हैं, जिस प्रकार से वो आपके थॉट्स को लेकर जो है क्लैरिटी रखते हैं, वो उनको बहुत पसंद आती है। गीता जो जीवन के कर्म और आपके संबंधों के प्रति या संबंधों के मध्य जिस प्रकार के प्रबंधन की बात कहती है, वो इनको बड़ी बात पसंद आती है। ठीक है। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में न केवल राजनीतिक तौर पर अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे थे, वैचारिक और सैद्धांतिक और आध्यात्मिक तौर पर भी अपने आप को धीरे धीरे सीमेंट कर रहे थे अंदर से। महात्मा गांधी का अगर दक्षिण अफ्रीका का प्रवास देखें, तो वहां पर आपके जो है बहुत सारी बेहतर चीज दिखाई पड़ती है। जैसे आपको 1910 में एक बड़ी घटना ये दिखाई पड़ती है। 1909 में, उसके पहले अगर मैं आपको बताऊंगा कि 1909 में एक बड़ी घटना ये निकल के आती है कि वो क्या करते हैं, आपके बकायदा एक आश्रम की स्थापना करते हैं। उसके पहले साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने बहुत कुछ देखा। साउथ अफ्रीका में आप ये समझिए कि हालात भारत से भी बदतर थे। तो शाम को 8 बजे के बाद आपके भारतीय या एशियाई या अफ्रीकी मूल के लोग बाहर नहीं निकल सकते। किसी भी पब्लिक रेस्टोरेंट में आपके भारतीय, एशियाई या अफ्रीकी लोग एंटर नहीं कर सकते थे। तो इस तरह के जितने भी आपके भेदभाव से संबंधित व्यवहार हो सकते थे साउथ अफ्रीका में, भारत से भी ज्यादा बदतर हालत में। ठीक है। तो वहां पर जो है आपको बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखने को मिलेंगी। हालांकि आगे बढ़ते बढ़ते महात्मा गांधी का प्रभाव तेजी से जो है आगे बढ़ रहा था। महात्मा गांधी के विचार, महात्मा गांधी की जनसभाओं में बोली गई बातें, ये बहुत तेजी से जो है आगे बढ़ रही थी और महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में अच्छा खासा जो है स्थापित भी कर रही थी। अगर मैं पूछूं कि दादा अब्दुल्ला के केस का क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि दादा अब्दुल्ला के केस की डिटेल कुछ ऐसी थी कि ये लगभग जो मुकदमा था, वो 6 लाख रुपए की कीमत का था उस समय। 1894 में ये मुकदमा 6 लाख रुपए की कीमत का रहा होगा। ठीक। और इस 6 लाख रुपए की कीमत का जब आपके ये देखा गया कि अगर ये मुकदमा चलता है तो हमें कितनी फीस पे करनी पड़ेगी, तो ये पाया गया कि फीस का अमाउंट भी जो है आपके काफी ज्यादा पड़ेगा इस मुकदमे के लिए। तो इन्होंने क्या किया, दादा अब्दुल्ला और उसके जो सहयोगी रिश्तेदार हैं उनको बुलाया और इस मामले को अदालत के बाहर ही निपटवा दिया। ये उनकी प्रसिद्धि, या कह सकता हूं कि उनकी पॉपुलरिटी में इजाफा करने वाली एक और घटना थी। इसके बाद सभी के सभी लोग महात्मा गांधी के पास आते थे और महात्मा गांधी ने अपनी एक छोटी सी अदालत स्थापित कर रखी थी, जहां पर वो बकायदा मीडिएटरशिप करके, यानी मध्यस्थता करके ही मुकदमों का निस्तारण करने लगे और बहुत सारे लोगों का मुकदमेबाजी में पैसा बचने लगा। तो इस एक चीज को भी महात्मा गांधी काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में बकायदा प्रॉपर लेविश तरीके से रहते थे। कस्तूरबा उतनी शिक्षित नहीं थी, बट महात्मा गांधी पूरी तरह से शिक्षित हो चुके थे, बट शाही नेचर के तो थे ही। लेकिन फिर भी वो एक साउथ अफ्रीका में एक लेविश जीवन बिता रहे हैं, जैसा कि 22-23 साल, 24-25 साल के लड़के को लगता है कि उसके जीवन में जो जो चीजें होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि महात्मा गांधी जो है आपके जीवन में शुरुआती तौर पर अपने 25-26 साल तक महात्मा गांधी किसी प्रकार से धार्मिक या महात्मा बनने के प्रयास में बिल्कुल भी नहीं है, बट लगातार अध्ययन बहुत कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने जीवन में अपने अध्ययन बहुत किया, और अध्ययन ही था वो कारण जिसकी वजह से भारत को नहीं, उस हर एक देश को जो कि ब्रिटिश सत्ता का गुलाम था, उसका सबसे बड़ा शत्रु मिला। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। महात्मा गांधी को आपके साम्राज्यवाद के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बताया जाता है। आपको लगता है महात्मा गांधी एक कमजोर व्यक्ति हैं जो कि लाठी लेकर चलते हैं और इतने कमजोर हैं कि कहा जाता है कि एक थप्पड़ गाल पर कोई मारे तो दूसरा थप्पड़ आगे कर दो। लेकिन ये सब तो देखिए बड़ी आम जो बोलचाल की भाषा है, बड़ी आम जनमानस की भाषा है। और यदि आप पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी महात्मा गांधी को नहीं समझ पाए या महात्मा गांधी की विचारधाराओं के पीछे की छुपी अर्थ को नहीं समझ पाए, तो कहीं ना कहीं अध्ययन की कमी, या ये कह सकता हूं कि कुछ ऐसा जानने से आप वंचित रह गए जो कि सच में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है।
तो महात्मा गांधी अभी तक यहाँ पर बकायदा, उनको ये लगता है कि चूंकि वो एक वकील हैं, प्रसिद्ध वकील हैं, तो उस हिसाब से उनको बकायदा जो है प्रॉपर खर्च करना चाहिए। तो उस हिसाब से जो है महात्मा गांधी की इनकम अच्छी खासी हो चुकी थी और कायदे से जो है खर्च वर्च कर भी कर रहे थे। यानी अभी तक महात्मा गांधी के जीवन से वेश्याशक्ति यानी मटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति जो भोग की आपके जो इच्छा है, जो उनकी लालसा है, वो अभी पूरी नहीं हुई है। 1904 में आप समझिए, 1904 के पहले जैसे महात्मा गांधी के समय आपके एक बोअर युद्ध दिखाई पड़ता है। कौन सा बोअर युद्ध होता है? वहां पर आपके अफ्रीका और डचों के बीच में, वहां पे आपके जो बोअर युद्ध है, ठीक है, इसमें काफी सक्रिय रूप से आपको एक्टिव दिखाई पड़ते हैं। जब सक्रिय रूप से आपको एक्टिव दिखाई पड़ेंगे, सक्रिय रूप से आपके जो है सजग दिखाई पड़ेंगे इस मामले में, तो इस बोअर युद्ध में इन्होंने क्या किया, आपके इंडियन एम्बुलेंस कोर की भी गठन की। कैसे गठन किया इन्होंने? इंडियन एम्बुलेंस कोर का गठन किया, इंडियन एम्बुलेंस कोर। तो वहां पे भी घायलों की अच्छी खासी मदद करने में जो है महात्मा गांधी की भूमिका आपको दिखाई पड़ती है, और इसीलिए इन्हें आपके बोअर पदक से भी सम्मानित किया जाता है। इसके लिए इनको बोअर पदक दिया जाता है। अब तक साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी 1 साल का सोचकर आए थे, बट साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी इस समय काफी ज्यादा चर्चित हो चुके थे। बात समझ आ रही है? महात्मा गांधी जब आपके साउथ अफ्रीका में चर्चित या इतने चर्चित व्यक्ति के तौर पर जब दिखाई पड़ेंगे, तो फिर अच्छा खासा पैसा भी जोड़ रखा था। तो इन्होंने क्या किया 1904 में, कब? 1904 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक आश्रम की स्थापना की। 1904 में जिन्होंने एक क्या कहते हैं आश्रम बनवाया है, उस आश्रम का नाम था फिनिक्स। क्या नाम था? फिनिक्स। लगभग 1000 एकड़ का यह आश्रम था, फिनिक्स आश्रम। ठीक, तो फिनिक्स जो है आपके इस आश्रम की स्थापना की जाती है कब? 1904 में। और यहीं पर महात्मा गांधी ने फिर अपने उस राजनीतिक विचारधारा का प्रयास करना शुरू किया, जिसके लिए आज हम उनको पढ़ते हैं, जानते हैं, यानी सत्य और अहिंसा। क्या था? सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी ने इस आश्रम में जब आपके इस आश्रम का निर्माण कराया, तो सबके लिए तय कर दिया कि सब के सब अपने काम स्वयं करेंगे, और उस काम में आपके खुद का शौचालय धोने की भी जो है आपके इस कार्यक्रम में एक जो है कार्य था। कस्तूरबा एक सरल स्वभाव की, एक सहज स्वभाव की स्त्री थी, जिनको अभी बहुत ज्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी। ये कह सकता हूं कि कस्तूरबा उस समय निरक्षर थी, वो शिक्षित नहीं थी, अशिक्षित थी। एक अशिक्षित महिला कैसी रहेगी? एक सरल स्वभाव की महिला रहेगी। और कस्तूरबा जो है इस बात का बड़ा विरोध करती है कि मैं किसी भी प्रकार से जिस समाज से आती हूँ, उस समाज का काम नहीं है ये पखाने धोना या इस प्रकार से शौचालयों की सफाई करना। यानी महात्मा गांधी अपनी पत्नी से हार जाते हैं, बट उन्होंने भी ठान रखा था कि मुझे जो सोचना है, मुझे वो सोचना है, मुझे जो करना है वो करना है, और यदि मैं प्रयास करूंगा तो जितने लोगों का हृदय बदल सकूं वो ज्यादा बेहतर होगा। तो कस्तूरबा से उनका विवाद भी होता है कि अगर मैं सबको तैयार कर रहा हूं कि सबको अपना काम स्वयं करना है, फिर अगर आप ऐसा करेंगी तो कैसे चलेगा ये? एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बताता हूं आपको मैं, अभी जो कह रहा हूं उसको बड़ी गंभीरता समझिएगा। जीवन में आप कितने सफल होते हैं, कितने असफल होते हैं, इसमें केवल आपके श्रम, परिश्रम और भाग्य के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि अपनी महती भूमिका निभाते हैं। जैसे आप किन के पास बैठते हैं, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, ये बहुत हद तक तय कर देता है कि आप किस दिशा में जाएंगे। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि कभी तो मैं सोचता हूं कि अगर महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा अगर उस स्वभाव की ना होती, जो महात्मा गांधी के संघर्ष को, महात्मा गांधी के विचारों को, महात्मा गांधी के आपके उद्देश्यों को समझ अगर ना पाती, तो क्या होता? जहां तक मुझे लगता है कि आप इस चैनल पे जो लोग भी मुझसे जुड़े हैं, सबके सब संभवतः उत्तर प्रदेश के हैं। तो उत्तर प्रदेश में आप ये समझिए कि एक जगह है बुंदेलखंड, बड़ी क्राइसिस भरी जगह है। और कल्पना करिए कि कस्तूरबा आपके उसी बुंदेलखंड क्षेत्र की होती। महात्मा गांधी वहां पर राजनीतिक आंदोलन चला रहे थे, और कई बार अंग्रेजों से टकराव भी होता था, कई बार इनको विरोध भी झेलना पड़ता था। कई बार ऐसा हुआ है कि महात्मा गांधी को बाहर अंग्रेज मारने तक के लिए खड़े रहा करते थे। एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ। तो इन हालतों में आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि आए दिन कोई ना कोई बखेड़ा महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में खड़ा कर रहे थे। अब सोचिए कस्तूरबा अगर आपके बुंदेलखंड क्षेत्र की होती, मैंने बताया ना। तो 1906 में क्या होता है, एक रजिस्ट्रेशन एक्ट आता है, जिसको लेकर महात्मा गांधी जो है आपके काफी ज्यादा जो है क्या कहते हैं आपके सक्रिय रहते आंदोलन के खिलाफ। ये कह सकते हो कि महात्मा गांधी को सबसे पहली बार जेल भी इसमें जाना पड़ा था। अब हमारी भोली भाली अगर बुंदेलखंड की कस्तूरबा होती, तो वो क्या करती? हाय दैया जे का कर दो, हमारा आदमी जेल चलो गो, और हमारे पिता ने एक ऐसे आदमी से हमको ब्याह दो है जो जेल चलो गो, है कि नहीं? अगर कस्तूरबा इतने सरल हृदय की होती कि उनके लिए जेल जाना मतलब शर्म से डूब के मर जाना होता, तो शायद आज मोहनदास करमचंद गांधी हमारे सामने इस प्रकार से प्रस्तुत ना हुए होते। तो जीवन में कभी भी सहयोगी ढूंढे तो बड़े सक्रिय होकर ढूंढे, एटलीस्ट उनको आपके संघर्षों के बारे में जानकारी हो, आपको या आपके काम के बारे में जानकारी हो, आपके जीवन से जुड़े उद्देश्यों के बारे में जानकारी हो, ना केवल जानकारी हो, उसमें सहयोग भी करें, ऐसा भी उनका विचार होना चाहिए। वरना पता चला कि आप आरओ बनने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे जो भी मैरिड दोस्त हैं जो मुझे देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई मैरिड है, तो आप ये सोचकर अपनी पत्नी से बिल्कुल भी लड़ाई मत कीजिएगा कि चलो ये तो मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। अब जो हो गया सो हो गया, बट जो नहीं है वो ये काम आगे बहुत सोच समझ के करें।
कि जीवन में उनको साथ रखें जिनको आपके उद्देश्यों से उतना ही लगाव है जितना आपको है, क्योंकि उससे जब परिणाम आते हैं तो उस परिणाम को भी अकेले आप एंजॉय नहीं करते हैं, वो भी साथ एंजॉय करते हैं। तो यदि कोई साथ है तो सफलता साझा करने में बेहतर लगती है। यदि कोई साथ है और उसका रहना ही चुनौती है तो आप ये चुनौती में ही उलझ जाएंगे, वो चुनौती जो भी फरवरी में आने वाली है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें ऐसे दिखाई पड़ेंगी कि एक फैक्टर्स ऐसे लगातार महात्मा गांधी के साथ बनते चले जा रहे हैं जो कि उनको भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता के तौर पर जो विकसित करने के लिए होना चाहिए वो सब प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं। तो 1906 में क्या होता है, 1904 में आपके फिनिक्स आश्रम स्थापित करने के बाद महात्मा गांधी का जो सबसे पहला बड़ा राजनीतिक आंदोलन था वो था आपके रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट से पहले महात्मा गांधी लगातार आपके दो शब्दों पर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे थे और वो दो शब्द थे सत्य और अहिंसा। क्या थे? सत्य और अहिंसा। चलिए, महात्मा गांधी के इन दो शब्दों को आप समझ लीजिए कि ये सत्य और अहिंसा में क्यों इतना विश्वास करते थे, या इनके महात्मा गांधी के सत्य के हिसाब से क्या मतलब है। देखिए, यहां पर आप आमतौर पर सरल भाषा में सत्य का अर्थ निकालेंगे तो वो निकल के आ जाएगा सत्य यानी ट्रुथ, बट यहाँ पर सत्य बहुत कुछ है। यहाँ पर सत्य का मतलब है कि आपको अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई कलुषित भावना नहीं रखनी। सत्य का मतलब है कि आप जो हैं वही बेहतर दिखिए। सत्य का मतलब है किसी भी प्रकार से किसी के भी लिए मन में कोई ऐसी बात ना रखना या आचरण वैसे ही करना जैसे कि आदर्श आचरण होना चाहिए, वो सत्य था। हालांकि महात्मा गांधी के सत्य और महात्मा गांधी की अहिंसा, ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं कि जिन पर मुझे खड़ा होकर बोलना पड़े तो मैं 2 घंटे लगातार सिर्फ अहिंसा या सत्य पर बोलता रहूंगा और वो भी कम पड़ेगा। लेकिन चूंकि परीक्षा हमारी एकदम नेरे है, नेरे मतलब पास में है, निकट में है, तो हम उस पर ज्यादा अधिक समय नहीं दे सकते, वो मेंस के काम आ जाएगा कभी। ठीक है, तो यहाँ पर सत्य और अहिंसा का सिंपल सा मतलब है, जैसे अहिंसा की अगर हम बात कर ले, महात्मा गांधी की अहिंसा को लेकर भ्रांतियां बहुत ज्यादा है समाज में। महात्मा गांधी के बारे में या उनकी अहिंसा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी भारतीयों को कायर बनाते हैं। क्यों? उसके पीछे उनकी एक लाइन बोली दोहराई जाती है, वो ये कही जाती है कि महात्मा गांधी का कहना था कि यदि कोई तुम्हारे एक गाल पे मारे तो तुम उसके सामने अपना दूसरा गाल आगे कर दो। उनका कहना था कि यदि कोई तुमसे कुर्ता मांगे तो तुम उसे अपने जो अंगोछा है, जो अंग रखा है, वो भी दे दो। तो इस एक विचारधारा से तो काम नहीं चलना था। इस एक विचारधारा से अगर आप आज जनमानस में देखेंगे तो हो सकता है कि विचारधारा या ये सोच आज आपको व्यवहारिक ना लगे, बट जिस साम्राज्यवादी सत्ता के खिलाफ महात्मा गांधी खड़े हुए थे, आप ये समझिए कि उन्हें यानी महात्मा गांधी को उस साम्राज्यवादी सत्ता के खिलाफ तैयार हुआ सबसे खतरनाक हथियार बताया जाता है। और वो समझने के लिए आपको थोड़ा तो वैचारिक तौर पर जो है मैच्योर होना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आपको लगता है कि एक गाल के बदले दूसरा गाल आगे करने से आप कायर समझे जाएंगे, तो महात्मा गांधी को भी इस बात की चिंता है। महात्मा गांधी ने ये बात उन लोगों के लिए कही है जिनके भीतर यदि वो एक गाल में अगर थप्पड़ खाते हैं तो दूसरे गाल में थप्पड़ खाने से पहले उनके मन में उस सामने वाले के प्रति क्रोध ना आए, तब आप ऐसा कीजिए। या उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो आपको मैं बताना चाहता हूं, या यदि आपको लगता है कि महात्मा गांधी आपको कायर बनाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि अहिंसा बहादुरों पर जस्ती या मजबूत मानसिक जो लोग हैं, मानसिक स्तर के लोग हैं, उन पर जस्ती। यदि किसी भी प्रकार से आपको थप्पड़ खाना या मार सहना इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि आप मुझसे लड़ नहीं सकते, तो महात्मा गांधी इस एक बात की पूरी तरह से आलोचना करते हैं। यानी उनका कहना है कि यदि तुम्हारे भीतर सामर्थ्य हो एक थप्पड़ खा के अपने आप को शांत रख लेने का, तो तुम ऐसा करो। बट यदि थप्पड़ खाते हुए तुम्हें लग रहा है कि तुम कायर हो, तो ऐसी भावना से बेहतर है मर जाना, और ऐसे में तुम्हें आपके क्या करना है, आप उसको बराबर प्रत्युत्तर दीजिए। क्योंकि हिंसा सहना, अपमान सहना, शोषण सहना और कहीं ना कहीं अपने भीतर एक कायरता का भाव ले आना कि सामने वाले ने हमको इसलिए ठोक दिया क्योंकि हम कमजोर हैं, तो वो ज्यादा नुकसानदायक है। तो महात्मा गांधी ने ऐसे पहली बात तो कहीं पर नहीं कहा है कि कोई यदि आपको थप्पड़ मारता है तो आप उसके सामने 2 गाल आगे कर दो, तब भी जब भी आपकी आत्मसम्मान पर आंच आए या आप किसी का शोषण सह रहे हो, तब भी। तो महात्मा गांधी बहुत स्पष्ट से व्यक्ति हैं जिनको स्पष्ट तौर पर ना तो कभी समझाया गया है, ना भी कभी बताया गया है, ना ही हमारे समाज में अब पीढ़ियां ऐसी बची हैं जो उनके बारे में बहुत सारा अध्ययन करें। अध्ययन की कमी, शिक्षा की कमी, किताबों की कमी, किताबों के साथ जो दिया गया कंटेंट उसको पढ़ने की कमी हमें समाज में एक हेलुसिनेशन, यही कह सकता हूँ कि एक इल्यूजन की तरफ ले जा रही है कि जहां पर व्यक्ति जैसा है वैसा नहीं दिखाई पड़ रहा है, कुछ अलग ही दिखाई पड़ रहा है। बाकी तो आपके सारा का सारा काम जो आईटी सेल्स हैं जो महात्मा गांधी के खिलाफ काम करती रहती हैं, कुछ ऐसे नाराज या असंतुष्ट लोग जिनको महात्मा गांधी नहीं पसंद है, उनकी विचारधारा नहीं पसंद, बाकी सारा काम वो लोग कर देते हैं। तो महात्मा गांधी के विषय में आपको मतलब यही कहना चाहूंगा कि आप उनके एक एक विचार को यहाँ पर मेरे सामने, मैं आपको जब महात्मा गांधी शुरू कर चुका हूं तो रोज जितने भी वीडियोस आपको गांधी पर मिलेंगे, मैं आपको महात्मा गांधी से जुड़े आपकी जो भी भ्रांतियां हैं, मैं प्रयास करूंगा कि एक एक भ्रांति आपको बिल्कुल वैचारिक स्तर पर एक बेहतरीन इंटेलेक्ट, बेहतरीन एक बौद्धिक तरीके से समझाने का प्रयास करूं, ताकि आपको लगे कि जिस व्यक्ति को आप हल्के में समझते हैं वो व्यक्ति सच में बहुत खतरनाक था हमारे लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। क्योंकि महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर्स की नब्ज पकड़ ली थी, जो कि भारत में महात्मा गांधी के पहले और महात्मा गांधी के बाद कोई नहीं कर पाया। उन्होंने समझ लिया था कि ब्रिटिश सत्ता का स्वरूप क्या है, और यदि हमें ब्रिटिश सत्ता का स्वरूप मालूम है तो हम उसके खिलाफ हथियार कैसे उठा सकते हैं, या उसके खिलाफ यदि हथियार उठाएं भी तो हथियार का तरीका क्या होगा। जैसे 1900 आपके
क्या कहते हैं, जो 6 में 1906 में आपके रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी जो पहला सत्याग्रह करते दिखाई पड़ रहे हैं, पहले उसके बारे में समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की ये जो रणनीति है अपनी, ये चुनी कैसे। ठीक है, 1906 में रजिस्ट्रेशन एक्ट आता है, और रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत आपके ये समझिए कि मामला कुछ ऐसा था कि हर एक भारतीय को एक रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर अपने साथ चलना पड़ता था, और उस रजिस्ट्रेशन कार्ड को रखने के लिए बाकायदा हर एक भारतीय को कर भी देना पड़ता था। ठीक है, आप मान लीजिए कि आज वर्तमान परिस्थिति में इस बात को देखें तो जैसे बाई चांस मैं आपके सामने खड़ा हूं, अभी मैं बुलेट चला के अगर कहीं जाऊंगा बाहर और अंग्रेजों का राज हो, तो मुझे अपने गले में एक ऐसे दफ्ती सी टांग के रखनी होती थी, एक कार्ड सा टांग के रखना होता था, जो कि मेरे बारे में, मेरे ओरिजिन के बारे में, और मैं कब तक अफ्रीका में रहूंगा, साउथ अफ्रीका में रहूंगा, इसके विषय में जानकारी दिया करता था। तो इसी को रजिस्ट्रेशन एक्ट बोलते थे, और इसके लिए भारतीयों से बाकायदा शुल्क भी वसूला जाता था। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो जब ये शुल्क वसूला जाएगा तो आप क्या देखेंगे कि इस शुल्क में आपकी ठीक ठाक कीमत ली जाती थी। इसके अलावा यदि आप इस रजिस्ट्रेशन के बिना कहीं पर पाए जाते हैं तो आपको मार पड़ती थी। अब महात्मा गांधी का ये कहना था, यदि हम सब के सब ब्रिटेन की रियायत हैं, ब्रिटेन की प्रजा हैं, तो हमें भी बिल्कुल अंग्रेजों की तरह बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, हमारे लिए कोई इस प्रकार के विशेष जो है शोषणकारी प्रावधान नहीं होने चाहिए, या एटलीस्ट अगर आप हमें ब्रिटेन की ही प्रजा मानते हैं तो ये जो विरोधाभासी या ये जो आपके दोहरे टाइप के जो मानदंड हैं कि साउथ अफ्रीका में रह रहे इंग्लिश लोगों के लिए अलग तरह के नियम है और भारतीय या एशियाओं के लिए अलग नियम है, इनको बंद कर दीजिए, है कि नहीं? तो महात्मा गांधी ने इन्हीं सब संदर्भों में क्या किया, 1906 में रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ जो है एक बकायदा कैंपेन चलाया। उस कैंपेन में सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया बस इतना कि बोल दिया, देखो ऐसा है, अगर तुम रजिस्ट्रेशन कार्ड पहनोगे तो वो ना पहनने पर जुर्माना लेंगे, बट अगर तुम सब के सब ये तय कर लो कि तुम में से किसी को भी एक को भी ये पंजीकरण अपने गर्दन में टांग के नहीं चलना है, तो वो कितनों को जेल में डाल पाएंगे। समझ रहे हैं? वो कितनों को जेल में डाल पाएंगे। इतनी तो उनकी जेलों में जगह भी नहीं थी जितने भारतीय आपके साउथ अफ्रीका में रहते थे। तो महात्मा गांधी का अंग्रेजों के खिलाफ किया जा रहा यह पहला राजनीतिक आंदोलन था। महात्मा गांधी का अंग्रेजों के खिलाफ किया जा रहा यह पहला सविनय अवज्ञा था। समझ रहे हैं? पहला सत्याग्रह, ये कह सकता हूं कि पहला सविनय अवज्ञा था। मैं दोनों शब्दों से आपका परिचय कराता हूं। यदि पहले सत्याग्रह की अगर मैं बात कर लूं आपसे कि पहला सत्याग्रह क्या था, या इसमें आपके एक शब्द प्रयोग किया गया है सत्याग्रह, इसमें महात्मा गांधी ने दो शब्द ऐड किए थे, सत्य प्लस आग्रह। सत्य के साथ किया गया आग्रह, सत्य के साथ किया गया आग्रह मतलब पहली बात तो आप जो भी आग्रह कर रहे हैं वो सत्य होना चाहिए। सत्य मतलब पवित्र होना चाहिए, पवित्र मतलब प्योर होना चाहिए। उसमें आपको आग्रह करते समय ना तो सामने वाले के प्रति मन में कोई बैरभाव होना चाहिए, ना ही आपके उद्देश्य जो है उसमें कोई कलुषता होना चाहिए, उसमें कोई इंप्योरिटी होनी चाहिए। दूसरा को जो है दिखाई पड़ रहा है आपके सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, ये क्या चीज थी? सिंपल सी बात है कि जो कानून आपको लगते हैं, आपको लगता है कि ये जो पर्टिकुलर कानून है ये शोषणकारी कानून है, तो आप इसके खिलाफ अगर हिंसा नहीं कर सकते तो आप क्या कीजिए, इसको ना मानिए। क्या कीजिए? ना मानिए। यानी सविनय अवज्ञा, अवज्ञा मतलब आदेश ना मानना, और आदेश ना मानने का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए? सविनय, मतलब एक बड़ी ही विनम्रता के साथ आप उस कानून को मानने से इनकार कर दीजिए। देखिए बात सिंपल सी बात है, जैसे बाई चांस हम इन्फोकस सिविल एकेडमी चलाते हैं, ठीक है, अब आपके पाठ्यक्रम से संबंधित हम कोई नियम बनाए, ठीक, तो नियम अगर आपके कंफर्ट जोन का नहीं है, ये कह सकता हूं कि विद्यार्थियों को नहीं लगता कि उस नियम से उनका कोई लाभ है, या मैं कह रहा हूं लाभ नहीं, उनसे हो सकता है कि उस नियम से उनको कोई महती हानि हो रही, तो दो तरीके होते हैं, या तो आप झंडा लेकर खड़े हो जाएं और हमारे इन्फोकस सिविल एकेडमी के ऑफिस के बाहर आ जाएं और बाकायदा जो है नारेबाजी करना शुरू कर दें, या हिंसा पर उतर आए, हम में से किसी को पीट पाट दें, या एक दूसरा तरीका होता है कि आप कुछ ना कहें, आप सिंपल सी बात है हमारा सहयोग करना बंद कर दें, हमारे जो भी गलत बातें हैं उनको किसी भी तरह से मानना बंद कर दें, बाकायदा हमारा सम्मान करते हुए। और यदि हमारा सम्मान करते हुए अगर आप बंद कर देंगे तो इस बात का प्रभाव हम पर पड़ेगा। वो आपको कहेगा कि भैया आपको ऐसा लगता है कि प्रभाव पड़ेगा, बट कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलो मैं आज तुमको एक ऐसे तरीके से काम करना सिखा रहा हूं जो कि गांधीवाद के बारे में शायद तुमने पहले कभी नहीं सुना होगा। दरअसल महात्मा गांधी को लगता था कि हर एक व्यक्ति के भीतर एक बेहतर इंसान है और एक दानव भी है, और ईश्वर इतना लोकतांत्रिक है कि वो आपको अवसर देता है कि आप अपने कौन से पक्ष को ज्यादा अधिक पसंद करते हैं, अपने भीतर के मानव को या अपने भीतर के दानव को। यह अनुभूति महात्मा गांधी स्वयं कहते हैं कि ईश्वर आपको ये प्रदान करता है। यानी आपके भीतर, मेरे भीतर, सबके भीतर एक पशु और एक इंसान, एक जानवर, या ये कह सकता हूं कि एक आपके राक्षस और एक देवता, दोनों ही निवास करता है। और हमारी परिस्थितियां और हमारी अपनी संगत, हमारी अपनी चॉइसेस ये डिसाइड करती हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम देवता बनने की ओर जा रहे हैं या हम राक्षस बनने की ओर जा रहे हैं। लेकिन हर एक प्रवृत्ति का भी एक चरम होता है। यदि उस हिसाब से माने तो महात्मा गांधी का यह मानना था कि हर एक व्यक्ति के भीतर एक देवता होता है, बस उसे
आप जागृत कीजिए। यदि आप उसके साथ हिंसा करेंगे तो उसके भीतर का रावण, उसके भीतर का राक्षस जो है जिंदा होगा। पर यदि आप उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, उसको जीतने नहीं, उसको बदलने का प्रयास करते हैं, तब आपके उद्देश्य ज्यादा बेहतर है। यानी महात्मा गांधी को आप जब समझ रहे हैं तो महात्मा गांधी जीत और हार से परे एक व्यक्ति है। महात्मा गांधी का मानना था कि हर एक व्यक्ति के भीतर एक शानदार व्यक्ति होता है और हमें प्रयास करना चाहिए कि उसके उस शानदार व्यक्ति को जागृत किया जाए, जगाया जाए। अब यदि मुझे ये बात आपको समझानी है और आपके तरीके समझानी है तो मैं कैसे समझाऊंगा? उसके लिए मैं आपको एक बताता हूं, एक बढ़िया सी कहानी सुनाता हूं। कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति है एक्स, वो नवा नवा कॉलेज जाना शुरू करता है, यानी नया नया उसने कॉलेज जाना शुरू किया। और जो व्यक्ति नया नया कॉलेज जाना शुरू करता है, तो चूंकि युवा उम्र का है, तो डेफिनेटली क्या होगा, आकर्षण तो किसी न किसी आपके विपरीत लिंग के प्रति आएगा। तो उसे भी आकर्षण आया किसी एक कन्या के प्रति। जब उस कन्या के प्रति उसके मन में आकर्षण आएगा, तो आकर्षण भी दो तरह का होता है। एक जो आपके क्षणिक आकर्षण होता है, कोई अच्छा लग गया। एक होता है प्रेम से आपके अभिभूत आकर्षण, यानी उसके मन में उस कन्या के प्रति प्रेम की भावनाएं हैं, कोई तुच्छ भावनाएं या मटेरियलिस्टिक यानी आपके विषयासक्त भावनाएं नहीं है। तो उसके पास दो तरीके, या तो उसके पास चला जाए, उससे सीधा सीधा कह दे, और यदि वो इनकार कर दे तो इस बात से हताश होकर उसके पीछे पड़ जाए। लेकिन यहां पर इस लड़के ने क्या किया, इस लड़का जो है स्कूल गया है, कॉलेज गया है, जिसको चेहरा पसंद आया, उस चेहरे के पास वो रोज सुबह जाता है। वो खूबसूरत सा चेहरा जब आपके निकल के गुजरता है, तो ये लड़का सामने खड़ा रहता है और रोज कहता है गुड मॉर्निंग। बस इतना कहकर वो आगे निकल जाता है। ये सिलसिला कईयों दिन तक चलता रहा। वो आती रही और ये उनके सामने खड़े होकर गुड मॉर्निंग कहते रहे। महीने डेढ़ महीने बाद उनको इस बात से इरिटेशन होने लगी कि ये आते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, मुस्कुराते हैं और चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उनके बारे में बातें करने लगे कि आप कोई रोज गुड मॉर्निंग कहते हैं, क्या कुछ चल रहा है क्या दोनों के बीच में? तो इस बात से जब उनको बड़ी निराशा होती है, मोहतरम को, मैडम को, तो एक दिन क्या करती हैं, महीने भर जब गुजर जाते हैं तो एक दिन उसको बुलाती हैं और उसको तेजी से डांट देती हैं कि आई डोंट लाइक दिस ऑल और प्लीज डोंट डू दिस। तो उसका ही कहना होता है कि मैं आपसे कहाँ कुछ उम्मीद कर रहा हूँ, मैं तो बस आता हूँ और आपके सामने एक प्यार से गुड मॉर्निंग करता हूँ, बस निकल जाता हूँ। बाकी अगर आपको मालूम तो होगा कि हाँ, मेरे मन में आपके प्रति नेक ख्याल हैं, नेक भावनाएं हैं, उस पर यदि आप कभी विचार कर सके तो बताइएगा। तो इतना कह के वो चला गया। महीना भर चलता रहा, लेकिन उसका सिलसिला नहीं रुका। वो फिर से आती रही, ये फिर से गुड मॉर्निंग करते रहे, और एक दिन उनको हताशा काफी अधिक हो जाती है। इस हताशा में वो उस लड़के पर भरी सभा में चिल्ला पड़ती। फिर भी उस लड़के की बात यही रहती है कि चलिए ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ कि आपको मेरी वजह से चिल्लाना पड़ा, आप अपने गले का ख्याल रखिए और बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपके बिल्कुल पीछे नहीं पड़ रहा हूँ, बस मैं आपको पसंद करता हूँ, ये मेरी अपनी एक भावना है, और यदि कभी पसंद आ जाओ तो विचार करिएगा। इतना कह के वो फिर से चला जाता है। इसके बाद ही मान लीजिए कि महीना भर फिर से गुजर जाता है, और महीना भर जब फिर से गुजर जाता है तो एक बार फिर से ये गुड मॉर्निंग शुरू हो जाता है, और इस बार उस कन्या को काफी तीव्र क्रोध आ चुका है और उसने भरी सभा में सबके सामने उस बालक को तमाचा मार दिया। दो तरह की फीलिंग इस समय आपके मन में उठेंगी। एक जो आपके अहंकार से भरी फीलिंग है कि हाउ डेयर शी स्लैप मी, बड़ी बेइज्जती हो गई मेरी सबके सामने, बड़ा अपमान हो गया मेरा सबके सामने। एक तो ये भावना रहेगी। दूसरी भावना ये रहेगी कि अरे उन्होंने क्रोध किया, उनको कितना बुरा लगा होगा, उन्होंने हाथ भी उठाया है, उन्होंने मुझे मारा है, मेरी चमड़ी जानवरों जैसी है, उनकी चमड़ी कोमल है, शायद उनको कितनी तकलीफ हुई होगी। तो एक ये भी फीलिंग है। थप्पड़ खाया, उठा और फिर से वही बातचीत कि बहुत तकलीफ हुई होगी आपको, आपको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी, मैं कहाँ कुछ कहता हूँ, बस गुड मॉर्निंग कहता हूँ, और प्लीज अपने हाथ का ख्याल रखिएगा, मेरी जो है भैंसे जैसी खाल पर वो हाथ पड़ा है, काफी तकलीफ हुई होगी आपको, और आपको ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। वो लड़की हैरान रह गई। जब जमाना ऐसा चल रहा है कि लोग सुकून से जीने नहीं देते, ऐसे में लड़का सिर्फ आता है, अपनी बात कहता है, बिना पीछा किए, बिना टॉर्चर किए, बिना स्टॉक किए, और फिर फाइनली क्या होता है कि 5वें 6ठे महीने के बाद जब इधर से गुड मॉर्निंग बोला जाता है तो उधर से भी एक मुस्कुराता हुआ गुड मॉर्निंग आता है, और फिर गुड मॉर्निंग काफी लंबे समय तक होता रहता है। देखिए, यहां पर मैं किसी को अपने आप को पसंद करने की कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं। मैं यहां पर कहानी का जो सार है वो सब बताना चाहता हूं कि गांधी क्यों ऐसा कहते थे कि अहिंसा का पालन करो। देखिए, जब उस कन्या को वो व्यक्ति लगातार बार बार अपनी विचारों के बारे में बता रहा है, तो इसको आप तुलना कर सकते हैं कि वो अपने राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रहा है। और जब वो अपने राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रहा है, तो इस राजनीतिक अधिकार की मांग वो किसी को भी नुकसान पहुंचा के नहीं करना चाहता, यानी उसके पीछे नहीं पड़ना चाहता, उसको टॉन्ट नहीं करना चाहता, उसको स्टॉक नहीं करना चाहता। राजनीतिक अधिकारों की मांग करते करते यदि कभी सामने वाला ही हम पर हिंसा क्यों ना कर दे, जैसे यदि जिस प्रकार से कन्या ने इनको थप्पड़ मारा, यदि वो हिंसा भी कर देते हैं तो आपको मुस्कुरा के उसका जवाब देना है। और ये वो क्या कर रहे थे, उस कन्या के मन में जो दानव और राक्षस था, उसके राक्षस वाले पहलू को वो चरम पर ले जा रहे थे, ताकि चरम पर जाकर वो उसका राक्षस का पहलू जो है, हर एक चीज चरम पर जाकर नीचे उतरती। तो उसका भी जो राक्षस पक्ष वाला था, जो चेहरा था, वो चरम पर गया। वो जो क्रोध में उसने तमाचा मारा, उसका चरम था। इसके बाद उसमें क्या रह गया? उस चरम को छोड़िए, फिर उसके भीतर एक देवी रह गई, और वही देवी जो है आपके अगले दिन मुस्कुरा के गुड मॉर्निंग कहती है। तो महात्मा गांधी का ये जो सविनय अवज्ञा का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूं कि इतना सरल कॉन्सेप्ट नहीं है।
लेकिन ये इतना कठिन भी नहीं है। हो सकता है कि मेरे इस उदाहरण से आपको बात समझ में आ गई हो कि महात्मा गांधी शत्रु को जीतने से ज्यादा शत्रु को बदलने में प्रयास करते थे। और यही हमारी भारी भूल हो जाती है कि हम अपने शत्रु को जीतने के उद्देश्य से महात्मा गांधी के विचारों को लेने का प्रयास करते हैं। और यदि हम शत्रु को जीतने के उद्देश्य से जब उनको लेने का प्रचार करते हैं या प्रयास करते हैं, तभी हमारी हार हो जाती है। क्योंकि महात्मा गांधी ने हमेशा कहा कि हमें जीतना नहीं है, हमें बदलना है। तो यहां पर रजिस्ट्रेशन एक्ट में आपके क्या देखेंगे कि महात्मा गांधी इसी प्रकार से सबसे पहला सविनय अवज्ञा करते हैं, जहां पर वो कहते हैं, लोगों से कहते हैं कि आप हस्ताक्षर करिए कि आप ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते जहां पर आपको एक नागरिक के तौर पर बराबरी का अधिकार न मिले। एक नागरिक के तौर पर यदि आपको बराबरी का अधिकार नहीं मिलता है और आप इस व्यवस्था से नाराज हैं, इस व्यवस्था से यदि आप खुश नहीं है, तो आप इस व्यवस्था के खिलाफ जो है एक पेपर लीजिए, उस पर हस्ताक्षर कीजिए। बाकायदा एक सामूहिक जनसभा में महात्मा गांधी ने क्या किया कि उस समय तो ये मोहनदास करमचंद गांधी थे, अभी भी मोहनदास करमचंद गांधी भी महात्मा गांधी नहीं हुए, बनने के प्रोसेस में। तो इन्होंने क्या किया, सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन एक्ट जलवा दिया। वहां पर पुलिस आती है और पुलिस इनको पीटती भी है, लेकिन ये क्या करते हैं कि पुलिस के खिलाफ एक भी कंप्लेन या कोई यदि बात नहीं करते। और अंततः जब ये देखते हैं कि पूरे के पूरे भारतीय समाज के लोग लगभग उस रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ हैं, तो उस हालात में आपके नटाल के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनको ये निर्णय लेना पड़ता है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है उसे खारिज कर दिया जाए। तो महात्मा गांधी की ये आपके दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के ऊपर ये पहली जीत थी। और महात्मा गांधी ने एक साम्राज्यवादी देश को, जिसकी बुनियाद पर आपके गोला बारूद हथियार और कई युद्ध रहते हैं, उस साम्राज्यवादी देश को बिना किसी एक तलवार चले, एक गोली चले, एक हिंसा हुए या एक भी मृत्यु हुए, पटल पर हरा के रख दिया। और ये बात कोई छोटी नहीं थी। इस बात के चर्चे आपके इंग्लैंड में भी होते हैं, इस बात के चर्चे आपके हिंदुस्तान में भी होते हैं, और इस बात के चर्चे अफ्रीका में तो चलते ही हैं। और साउथ अफ्रीका में रह रहे भारतीयों और शोषितों के लिए महात्मा गांधी एक हीरो के तौर पर उभर के आते हैं। तो 1906 में जो रजिस्ट्रेशन एक्ट आपको जीतते दिखाई पड़ते हैं, ये महात्मा गांधी के जीवन में आया एक बड़ा माइलस्टोन था, जिसने उनको और प्रेरित किया कि वो और बेहतर ढंग से अपनी तकनीक का विकास करें और अंग्रेजों के प्रति, इस शोषणकारी व्यवस्था के प्रति जो लोग परेशान हैं, उनको इस व्यवस्था से, संकट से बाहर निकल गया जाए। तो 1906 में ही आपके क्या होते हैं, महात्मा गांधी पहला सविनय अवज्ञा करते हैं, और इसी चक्कर में क्या होता है, पहली बार वो जेल भी जाते हैं। पहली बार वो जेल में भी जाते हैं। देखिए, महात्मा गांधी ना केवल अपने आप को राजनीतिक तौर पर मान रहे थे, वो अपने आप को आध्यात्मिक तौर पर भी मान रहे थे, क्योंकि 1906 में ही महात्मा गांधी ने एक पालन किया, एक शपथ ली, वो था ब्रह्मचर्य। और महात्मा गांधी ने जो है आपके इसका संपर्क लिया, ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया। हालांकि इसके पहले महात्मा गांधी के 4 पुत्र हो चुके थे, ठीक है। उसमें आपके हरिलाल, मणिलाल, और एक थे रामदास, और चौथे पुत्र थे देवदास। ये गांधी के 4 पुत्र थे। तो गांधी के 4 पुत्र होने के बाद 1906 में महात्मा गांधी ने क्या किया, आपके ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, ठीक है। 1906 में आपके रजिस्ट्रेशन एक्ट का विवाद भी हो रहा है। 1906 में ही महात्मा गांधी आपके क्या करेंगे, इसके खिलाफ एक सत्याग्रह भी करेंगे। 1906 में ही महात्मा गांधी पहली बार जेल भी जाएंगे, और 1906 में ही महात्मा गांधी ब्रह्मचर्य का संकल्प भी लेंगे। तो 1906 उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी जो है 1909 की अगर मैं बात करूं, 1909 की अगर बात करूं, तो 1909 में महात्मा गांधी इंग्लैंड जा रहे होते हैं, और इंग्लैंड से जब वो वापस लौट रहे होते हैं, तो वापस उन्होंने एक बड़ी जो है प्रसिद्ध किताब लिखी, वो था इंडियन होम रूल। और इंडियन होम रूल को आप कहते हैं हिंद स्वराज। तो इन्होंने कौन सी किताब लिखी, हिंद स्वराज, ठीक है। और ये हिंद स्वराज वो कहां से लौट रहे थे, वो लौट रहे थे इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका। कहां लौट रहे थे, वो लौट रहे थे इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका। उस दौरान इन्होंने जहाज पर एक किताब लिखी थी, हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल। उसके बारे में बहुत सारी बातें आपके महात्मा गांधी ने इस विषय पर की, ठीक है। एक जर्मन फार्मिस्ट था, यानी एक जर्मन आपके क्या कहते हैं किसान था, जो कि रहता था साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो उसका नाम था कलानबाख। क्या नाम था, कलानबाख। कलानबाख एक जर्मन, जो कि अफ्रीका में एक बड़ा फार्म का मालिक है, ठीक है, जो कि अफ्रीका का एक बड़ा फार्म का मालिक है। वो महात्मा गांधी से इंप्रेस होता है, और वो क्या करता है, आपके महात्मा गांधी को कुछ जमीन देता है, और महात्मा गांधी ने उस जमीन पर क्या किया, आपके एक बड़ा प्रसिद्ध दूसरा आश्रम स्थापित किया, और उसका नाम जो नाम रखा गया, उन्हें रखा गया टॉलस्टॉय। क्या, टॉलस्टॉय। इस प्रकार से महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका में आपके 2 आपके जो दिखाई पड़ रहे हैं आश्रम दिखाई पड़ रहे हैं। पहला था फिनिक्स, और फिनिक्स की स्थापना कब कर रहे हैं, फिनिक्स की स्थापना वो 1904 में कर रहे हैं, जबकि 1910 में ये किस आश्रम की स्थापना कर रहे हैं, 1910 में स्थापना कर रहे हैं आपके ये टॉलस्टॉय आश्रम की, ठीक है। 1912 में इनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से होती है। 1912 में, जो कि इनके राजनीतिक गुरु भी बनते हैं। 1912 में जीके गोखले जो है वो साउथ अफ्रीका जाते हैं। वो कहां जाते हैं, साउथ अफ्रीका। और वहीं इनकी मुलाकात गांधी से होती है।
और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी को भारत की परिस्थितियों से अवगत कराते हैं, जिस पर महात्मा गांधी का कहना यह होता है कि अभी उन्हें यहाँ बहुत कुछ करना होता है और जब वो यहाँ की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे तब वो भारत आएंगे। ठीक है कि नहीं? तो यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि बकायदा जो है आपके अभी वो समय मांग रहे हैं कि भारत में आने के लिए मुझे समय चाहिए। ठीक है, एक दूसरा मामला निकल के आता है आपके साउथ अफ्रीका में, जो कि उनकी दूसरी विजय थी, और वो था विवाह से संबंधित, है ना? जो आपके साउथ अफ्रीका में विवाह थे, अफ्रीका की गवर्नमेंट ने एक कानून निकाला कि भाई साहब जो भी जितने भी विवाह आपके गैर ईसाई परंपरा से हुए हैं, जो भी विवाह आपके गैर ईसाई या गैर क्रिश्चियन परंपरा से हुए हैं, वो सारे के सारे विवाह अवैध हैं। अब यदि जो भी विवाह आपके गैर ईसाई परंपरा से हुए हैं तो सिंपल सी बात है, केवल ईसाइयों के विवाह ईसाई परंपरा से होंगे, बाकी सबके तो आपके गैर ईसाई परंपरा से हुए होंगे। तो इन हालातों में अगर वो सारे के सारे विवाह आपके अवैध हैं तो इसका मतलब वो केवल विवाह अवैध नहीं है, उन विवाह से होने वाली संतानें भी अवैध हैं और उन विवाह के दौरान जो संबंध है पति पत्नियों के वो भी अवैध हैं। तो ये एक बड़ी बातचीत हो जाती है। तो इसके खिलाफ भी महात्मा गांधी ने जो है एक संघर्ष चलाया, और जब वो संघर्ष चलाते हैं तो इनको भी क्या होता है कि आपके अंग्रेजों को ये नियम बदलना पड़ता है, और साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा अर्जित की गई ये दूसरी बड़ी जीत थी। समझ रहे हैं आप कि नहीं? महात्मा गांधी जी द्वारा अर्जित की गई ये दूसरी बड़ी जीत थी साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी का जो पूरा का पूरा जीवन कालक्रम था वो मैंने आज की स्लाइड में आपको बता दिया है, ताकि नेक्स्ट क्लास जब हम आपसे डिस्कस करें तो हम आपको बता सकें पूरी की पूरी क्लास के बारे में कि वो भारत में कैसे आते हैं और भारत में उनका कार्यकाल कैसा रहता है। देखिए, आज हमने इस क्लास में गांधी के बारे में शुरुआत की, उनको बताया कि कितनी राजनीतिक विचारधाराओं से पढ़ा जा सकता है, जिसमें मैं आप सभी भी कह रहा हूं कि मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि कौन सा इतिहासकार गांधी के बारे में कैसी कैसी बातें कहता है। ठीक है, इसके बाद उसकी अगली स्लाइड में जो है हमने महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी प्रारंभिक बातें समझी, जहां पर वो आपके भारत में आते हैं, भारत में आपके प्रारंभिक शिक्षा पूरी करते हैं, इसके बाद लंदन जाते हैं, वहां से बैरिस्टर बन के वापस आते हैं, और भी बहुत सारी बातें थी। ठीक है, इसके बाद महात्मा गांधी जब आपके साउथ अफ्रीका के प्रवास पर जाते हैं तो वहां पर उनको 1893 से लेकर 1915 के बीच के इन 22 वर्षों में क्या क्या चुनौती है, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या उनके अनुभव रहे, क्या क्या किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को विकसित किया और मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी की तरफ बढ़ने के लिए प्रयास किए, उनका चर्चा की। इसके बाद उसकी अगली क्लास में हमने महात्मा गांधी ने आपके साउथ अफ्रीका में क्या क्या राजनीतिक प्रयास किए और किस किस पद्धति पर किए, उनका सबका जो है आपके मैंने यहाँ पर चर्चा की। फिर इसके बाद जो उनके अतिरिक्त प्रयास रहे, जैसे कुछ आश्रमों की स्थापना की, कुछ किताबों की रचना की, और जो साउथ अफ्रीका में जो राजनीतिक दो आंदोलन चलाए उनकी चर्चा की। और इस तरह से हम क्या करेंगे कि महात्मा गांधी के इस साउथ अफ्रीका के प्रवास को इस क्लास में यहीं पर खत्म कर देते हैं। आपकी अगली क्लास में हम महात्मा गांधी को सीधा सीधा भारत में उठा लाएंगे, और भारत में उठा के महात्मा गांधी से शुरुआती जो 1915 से लेकर 1917 तक के बीच का जो समय महात्मा गांधी ने बिताया उसमें क्या किया, और जो शुरुआती 3 आंदोलन महात्मा गांधी के आरंभिक रहते हैं, 1917 में आपके चंपारण सत्याग्रह और 1918 में आपके अहमदाबाद और खेड़ा का जो सत्याग्रह था, उसमें क्या क्या कहानी थी उस विषय पर जो है आपके बताएंगे। और महात्मा गांधी पर चूंकि अब चर्चा लंबी रहनी है, क्योंकि अब सारे के सारे राजनीतिक आंदोलन महात्मा गांधी से संदर्भित हैं, आपके वही पूरे के पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की धुरी बन जाते हैं, तो लगातार सारी सारी बातें महात्मा गांधी के बारे में आपको बताता रहूंगा। यदि पसंद आएंगी तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, और यदि पसंद नहीं आएंगी तो कान में रुई डाल के बैठनी पड़ेगी इस क्लास में। जय हिंद क्लास।